BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 241। डू पूर्वज युनशान। आखिरकार यह खत्म हो गया। नालन यानरान को देखते हुए, जो जमीन पर गिर गया था, जियोयान ने राहत की लंबी सांस ली और तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से हीलिंग और क्यूई रिकवरी की गोली निकाल ली। चूंकि 3 साल का समझौता होने के समय यून भी मौजूद था, इसलिए जियोयान ने तलाक लेने या तलाक का पत्र लिखने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब जबकि जियोयान जीत गया था, उसने तुरंत कहा, नालन यानरान, अब से तुम्हारा मेरे जियो परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। याद रखो, यह विवाह तुमने वापस नहीं लिया था, बल्कि इसे मैंने अस्वीकार किया था। जियोयान ने पेड़ों के ऊपर लोगों के समूह की ओर अपना सिर उठाया, लेकिन जब उसने गुहे को अपनी ओर घूरते देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुरंत उसने मुड़कर जमीन से विशाल भारी जुबान शासक निकाला और उसे अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया और अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने चौक से बाहर निकल गया। जैसे ही वह चौक से बाहर निकला, जब उसके पैर सीढ़ियों को छूने ही वाले थे, एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे जियाओयान का दिल और भी ज्यादा डूब गया। जूनियर जियाओयान, कृपया थोड़ी देर रुकें, मेरे मिस्टी क्लाउड सेट को कुछ जांचने की ज़रूरत है। चौक में गूंजती आवाज़ सुनकर जियाओयान ने अचानक अपने कदम रोक दिए और चौक की ओर पीट करके उसने अपना सिर झुकाया और हवा की एक गहरी सांस ली, जबकि उसके लबादे की आस्तीन में छिपी मुट्ठी थोड़ी सी कसी हुई थी। एक विशाल पेड़ पर हाई बोडोंग और जिया जिंगटियन की भौहें भी उस पल सिकुड़ गईं और उनकी आंखें चौक के केंद्र की ओर खींच गईं, जहां यूलेंग और अन्य लोगों के चेहरे बहुत अजीब लग रहे थे। उनके बगल में यूं और गुहे के बहुत सुखद चेहरे को देखकर वे दोनों समझ गए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। चौक में युनलेंग की आवाज़ सुनकर सबकी निगाहें एक बार फिर उस दुबली पतली आकृति पर टिक गईं जो सीढ़ियों से उतरने वाली थी। जमीन पर नालन यानरान ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और मुश्किल से खड़ी हुई जटिल आंखों से जियाओयान की पीठ को देखा। वह युनलेंग और दूसरों की ओर मुड़ी और बोली, पहले बड़े, आज की प्रतियोगिता में यानरान वास्तव में दूसरे पक्ष की तुलना में कम कुशल थी। यानरान, ये प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं है। आपको फिलहाल एक तरफ हट जाना चाहिए। युनलेंग ने अपना हाथ हिलाया, उसका चेहरा गंभीर दिख रहा था। युनलेंग की अभिव्यक्ति को देखकर नलन यानरान एक पल के लिए हैरान रह गई और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह केवल सिर हिलाकर धीरे धीरे पीछे हट गई, जबकि वहां मौजूद मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्य जल्दी से उसे जाने देने के लिए खड़े हो गए। युनलेंग की आवाज़ के बाद दृश्य पर सन्नाटा छा गया, केवल संदेह के साथ मिश्रित अनगिनत निगाहें गतिहीन पीठ पर विचार कर रही थीं। शांत चौक में माहौल उदास और बेचैन करने वाला था। बड़े युनलेंग, क्या हुआ? अचानक आई धीमी आवाज़ ने आखिरकार चौक की शांति को तोड़ दिया और युनलेंग के शरीर को थोड़ा सख्त कर दिया। चौक में मौजूद अनगिनत निगाहें एक बार फिर युनलेंग की ओर मुड़ गईं और कुछ लोगों को छोड़कर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अधिकांश शिष्यों को यकीन नहीं था कि युनलेंग ने अचानक जियाओयान को रोकने के लिए क्यों कहा था। पूरी तरह से सबके सामने युनलेंग धीरे से खड़ा हुआ और जियाओयान को घूरते हुए उसने गहरी आवाज़ में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर जियाओयान ने कुछ महीने पहले की घटना के बारे में सुना है, जब मेरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अतिथि एल्डर गुहे पर टैगर रेगिस्तान में एक रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हमला किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, साथ ही उसकी स्वर्गीय लौ भी चुरा ली गई थी। जैसे ही युनलेंग ने यह कहा, चौक में बड़बड़ाहट की आवाज़ आई। मिस्टी क्लाउड सेक्ट में गुहे का दर्जा कम नहीं था, या यूं कहें कि पूरे जियामा साम्राज्य में उसका दर्जा कम नहीं था। वे इस तथ्य के बारे में भी जानते थे कि उस पर पहले भी हमला किया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, और मिस्टी क्लाउड सेक्ट लंबे समय से अपराधी की तलाश कर रहा था। हालांकि युनलेंग का अचानक इस मामले को उठाना थोड़ा बेतुका लगा। या क्या उसने सोचा कि गुहे पर हमला करने वाला व्यक्ति जियाओयान था? रुको, यह असंभव नहीं था। कुछ लोगों ने पीली मिट्टी की लौ के बारे में सोचा जो जियाओयान ने पहले इस्तेमाल की थी। उस तरह की लौ बहुत अजीब थी और यह एक स्वर्गीय लौ की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। छठे स्तर के कीमियागर के रूप में गुहे के लिए उस लौ को गलत समझना असंभव था जिसे उसने एक बार प्राप्त किया था। इसलिए गुहे पर हमले में जियोयान का बहुत हाथ रहा होगा, और भले ही जियोयान पर हमला करने वाला व्यक्ति वह खुद न हो, लेकिन उससे जुड़े किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। हर कोई बाद वाले की ओर अधिक झुका हुआ था। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो कुछ लोगों ने जियोमिंग की ओर देखा, लेकिन फिर उन्होंने अपना सिर हिला दिया। यह मास्टर जियोमिंग नहीं हो सकता था जिसने हमला किया था। जियोमिंग के डू पूर्वज क्षेत्र के साथ, भले ही गुहे के पास कुछ चालें हों, वह बच नहीं सकता था। ये किसी और द्वारा किया जाना चाहिए था। लेकिन इस घटना के बाद मास्टर जियोमिंग इससे कैसे निपटेंगे? यहाँ तक कि लड़ाई भी हो सकती है। कई लोगों ने सोचा कि आज मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में आना समय की बर्बादी नहीं थी, क्योंकि कुछ अच्छे शो होने ही थे। चौक में बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए युनलेंग ने केवल जियोयान को देखा, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। जियाओयान ने अपने होठों को दबाया और अपने दिल की धड़कन को दबाने के लिए अपने दिल में एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह धीरे धीरे घूमा और विशाल चौक और वहां खड़े अनगिनत मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों का सामना किया।
एल्डर यू लेंग इस बात से क्या कहना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि एल्डर गुहे पर मैंने हमला किया था? जियाओ यान चालाकी से बहस करना चाहता था, हालांकि उसके पास बहुत मदद थी। अगर वह कर सकता तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। आपको चालाकी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अल्केमिस्ट लॉ आभा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं, गुहे, छठे दर्जे का अल्केमिस्ट होने के नाते आप पर झूठा आरोप लगाने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकता। जियाओ यान को ठंडे अंदाज में देखते हुए गुहे ने कहा। जिस क्षण गुहे के शब्द बोले गए, भीड़ ने 80 से 90% तक यू लेंग की कही गई बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि जियामा साम्राज्य में गुहे की प्रतिष्ठा वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। मास्टर जियाओ मिंग, आपके पास भी एक स्वर्गीय ज्वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय ज्वाला की आभा को भ्रमित करना इतना आसान नहीं है न? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुहे की बात सुनकर जियाओ मिंग ने जियाओ यान के पक्ष में बोलने की जल्दी नहीं की। ज्वालाओं की थोड़ी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि स्वर्गीय ज्वाला को भ्रमित करना इतना आसान नहीं है। अगर वह हठपूर्वक इनकार करता तो दूसरे लोग उसके शब्दों में गलती निकालने में विफल नहीं होते। चून की बहाने बनाना बेकार था, इसलिए बेहतर था कि इस पर लड़ाई की जाए। एल्डर यू लेंग, दुनिया में स्वर्गीय लपटों वाले बहुत से लोग हैं और मैं आपसे बहस करके और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आपके पास निर्णायक सबूत नहीं है तो बेहतर है कि आप मेरी निंदा न करें। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शक्तिशाली है, लेकिन अगर इस तरह की प्रतिष्ठा फैलती है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा ये तय करना मेरे ऊपर है कि मुझे छोड़ना है या रहना है। आपको मेरे लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा जियाओ कबीला भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके। बोलने के बाद जियाओ यान ने स्थिति को अनदेखा किया, पीछे मुड़ा और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला था। ये सच है कि आपका जियाओ कबीला ऐसा कुछ नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, जियाओ यान। अगर हम आज आपको इस तरह जाने देते हैं तो मेरे क्लाउड ऑफ मिस्ट संप्रदाय का क्या चेहरा बचेगा? ठंडी मुस्कान के साथ युनलेंग ने अचानक अपने स्टोरेज रिंग से एक दूधिया सफ़ेद बांसुरी निकाली, उसे अपने होठों से लगाया और जोर से फूंका। अचानक बांसुरी से कुछ अजीब और तीखी आवाज़ निकली। बांसुरी की तीखी आवाज़ पूरे मिस्टी क्लाउड माउंटेन में गूंजती रही, जो लंबे समय तक बनी रही। चौक में मौजूद हर कोई युनलेंग की हरकतों से हैरान था और सिर्फ बांसुरी की भयानक धुन ही सुनाई दे रही थी। जिया जिंगतियान और हाई बोडोंग ने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा और तुरंत ही उनकी दोनों आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन्हें अभी अभी कुछ याद आया हो। ये वही बूढ़ा आदमी है, वह अभी मरा नहीं है। जब जिया जिंगतियान और हाई बोडोंग अवाक थे तो मिस्टी क्लाउड माउंटेन की गहराई से एक विशाल और राजसी आभा उतरी, जैसे एक प्राचीन जागृत ड्रैगन, बेजोड़ दबाव के साथ। अध्याय 242। यदि हम बातचीत नहीं कर सकते तो लड़ें। एक शक्तिशाली दबाव जिसे जियाओ यान ने कुछ समय पहले महसूस किया था, मिस्टी क्लाउड माउंटेन की गहराई से फैल गया और आखिरकार चौक को भर दिया। चौक में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्य अपने दिलों में विस्मय को रोक नहीं पाए और उस स्थान की ओर घुटने टेक दिए जहां से आभा आई थी, जबकि युनलेंग और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों ने घुटने नहीं टेके, बल्कि सम्मानपूर्वक झुके। यह आभा नालन यानरान ने अपनी खूबसूरत आंखों से पहाड़ की गहराई में देखा और उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज की घटना पूर्व संप्रदाय नेता को सचेत करेगी, जो लंबे समय से एकांत में था, बाहर आने के लिए। लानत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास वास्तव में एक शक्तिशाली डू पूर्वज होगा। जियाओ यान का चेहरा अतुलनीय रूप से हैरान था। जियाओ मिंग के बगल में सफ़ेद कपड़ों वाली पागल महिला ने कुछ समय पहले उसे अपनी आभा से दबाया था, इसलिए वह निश्चित हो सकता था कि यह आभा निस्संदेह एक डू पूर्वज की थी। हफ, ये सौभाग्य की बात है कि हम तुम्हारे उस चचेरे भाई से मिले, अन्यथा इस बार बिना मदद के छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये बताना मुश्किल है कि सांप लोग जनजाति हस्तक्षेप करेगी या नहीं, और मेरे लिए अकेले तुम्हें भारी सुरक्षा वाले मिस्टी क्लाउड माउंटेन से बाहर निकालना मुश्किल होगा। याओ लाओ का लहजा गंभीर था, क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास वास्तव में एक डू पूर्वज शक्ति होगी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आमतौर पर बहुत गहराई से छिपता था। अगर यह कोई और अधिक आक्रामक संप्रदाय होता तो जियामा शाही परिवार बहुत पहले ही अस्तित्व में नहीं होता। ये वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की अलगाव की आदत के कारण था। जब बाद में अवसर मिले तो तुम्हें चुपके से निकल जाना चाहिए, ताकि कोई और दुर्घटना न हो। जैसे जैसे दोनों ने ध्वनि संचरण के माध्यम से चर्चा की, मिस्टी क्लाउड माउंटेन की गहराई से निकलने वाली राजसी आभा मजबूत और मजबूत होती गई। आखिरकार आकाश में एक स्पष्ट सीटी की आवाज़ सुनाई दी और अनगिनत लोगों की निगाहों के नीचे एक सफ़ेद छाया अचानक उभरी और फिर शून्य में चली गई। धीरे धीरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के चौक के पास पहुंच गई। सफ़ेद छाया ने अपने डूकी हुई पंखों को नहीं बुलाया, लेकिन जिस गति से उसने शून्य में कदम रखा वह बिल्कुल भी धीमी नहीं थी।
हर बार जब उसके कदम जमीन पर पड़ते, शून्य में लहरें उठती, और जब लहरें खत्म होती तो आकृति सैकड़ों मीटर दूर दिखाई देती। इस तरह कुछ कदम चलने के बाद बस कुछ ही पलों में आकृति चौक के बीच में पत्थर के स्मारक के ऊपर दिखाई दी। इस सफ़ेद छाया का दिखना जियाओ मिंग और जियाओ यीजियान के दिखने से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य था, क्योंकि दोनों बहुत शांत भाव से दिखाई दिए और इतना मजबूत और दमनकारी शक्तिशाली दबाव नहीं दिखाया। सफ़ेद छाया आसमान में तैर रही थी, बेहद साधारण सफ़ेद लबादे पहने हुए, हवा लबादों को लहरा रही थी, जिससे उसे एक अलौकिक वातावरण मिल रहा था। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, और उसके चेहरे पर वो झुर्रियाँ नहीं थी जो एक बूढ़े व्यक्ति पर होनी चाहिए। इसके बजाय यह एक बहुत ही चिकना चेहरा था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह हाई बोडोन की ही उम्र का था। हालांकि नीचे शिष्यों के चेहरे पर भावों ने पुष्टि की कि वह व्यक्ति मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का पूर्व संप्रदाय नेता युनशान था। युनलिंग, मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर यह बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है तो मेरे ध्यान को बाधित मत करो। युनशान ने अपनी निगाह नीचे युनलेंग की ओर घुमाए और उदासीनता से कहा, मास्टर, मेरे लिए यह बेहतर है कि मैं तुम्हें ये समझाऊं। युन और गू ही युनशान के बगल में उड़े और सलाम किया। युनशान ने थोड़ा सिर हिलाया। बिना ज्यादा प्रयास के युन ने 2 या 3 वाक्यों में उसे पेचीदगियों को समझाया। युन की व्याख्या सुनने के बाद युनशान ने एक बार फिर सिर हिलाया, ये संकेत देने के लिए कि वह समझ गया है। फिर जियाओ यान को अनदेखा कर दिया और इसके बजाय जियाओ मिंग की ओर मुड़ गया और थोड़ा मुस्कुराया। मास्टर जियाओ मिंग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। संप्रदाय नेता युनशान, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये देखकर कि दूसरा पक्ष इतना विनम्र था, जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मास्टर जियाओ मिंग, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मैं आपको हमारे संप्रदाय के नेता युन को बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि वह उसी रंग का घोड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि आपके जियाओ परिवार के सदस्य जियाओ यान को हमारे अतिथि एल्दगुहे पर घात लगाने के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि उससे स्वर्गीय ज्वाला को जब्त किया जा सके। ये कहते हुए युनशान ऊपर से शांत था, लेकिन वास्तव में अंदर से वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। जियाओ मिंग हमेशा से ही अपने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए आकर्षण का केंद्र रहा था और वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि वे इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि गुहे उनका अपना था और उनके लिए मदद न करना असंभव था। अगर वे दूसरों को अपनी मर्जी से अपने सदस्यों पर हमला करने देते और कुछ नहीं करते तो भविष्य में संप्रदाय की सेवा करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या इससे लोगों के दिलों में ठंडक नहीं होगी? एक स्पष्टीकरण, आप किस तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं? ये शब्द सुनकर जियाओ मिंग ने बयानबाजी करते हुए पूछा। वह ये भी जानता था कि इस मामले में जियाओ यान ही गलत था, हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने पहले ही जियाओ यान की रक्षा करने का वादा किया था और वह जियाओ यान की स्वर्गीय लॉ को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नहीं सौंप सकता था। जो वादा किया गया था उसे पूरा करना था। यदि संभव हो तो जियाओ मिंग भविष्य में जियाओ यान के मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था। वह जानता था कि जियाओ यान में मुसीबतें लाने की प्रवृत्ति थी और उसने जो दुश्मन बनाए थे उनसे निपटना आसान नहीं था। जियाओ मिंग हर समय अपना पिछवाड़ा साफ नहीं करना चाहता था। अभी के लिए वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के आगे झुक नहीं सकता था। हालांकि संप्रदाय ने भी हमेशा उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आया था और उसे काफ़ी अच्छी चीज़ें दी थीं, और बाद में युनशान को यह बताना कि उसकी आत्मा के साथ एक समस्या है, उनके लिए इसे ठीक करने का एक छोटा सा तरीका होगा। जियाओ मिंग के बयानबाजी भरे सवाल को सुनकर युनशान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी नज़र गुहे की ओर घुमाई। ये देखकर गुहे भी युनशान के कहने का मतलब समझ गया, उसे अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए कह रहा था। जियाओ यान ने पहले मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, मुझे लगभग मार डाला था और मेरी स्वर्गीय ज्वाला को जब्त कर लिया था। मुझे पता है कि जियाओ यान को मारना अवास्तविक है, इसलिए मैं आगे कोई मांग नहीं करूंगा। क्या होगा अगर वह मुझसे जब्त की गई स्वर्गीय ज्वाला को वापस कर दे और मुझसे माफ़ी मांगे? इस तरह मामला सुलझ जाएगा। क्या यह अनुरोध अत्यधिक था? वास्तव में नहीं। हालांकि जियाओ यान से स्वर्गीय ज्वाला को वापस पाने की संभावना लगभग शून्य थी। जियाओ मिंग ने अपनी नज़र जियाओ यान पर घुमाई, केवल ये देखने के लिए कि उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, असंभव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वर्गीय ज्वाला उसके ज्वाला मंत्र के विकास की कुंजी थी, इसलिए वह इसे ऐसे ही कैसे दे सकता था? इसके अलावा गुहे पर चुपके से हमला उसने याओ लाओ की शक्ति की मदद से किया था, और माफ़ी निश्चित रूप से याओ लाओ को बाहर निकालने के लिए थी, जो असंभव भी था। ये देखते हुए कि मामला इस बिंदु तक पहुंच गया था और जियाओ यान अभी भी इससे इनकार कर रहा था, यहाँ तक कि युनशान भी थोड़ा क्रोधित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्पष्ट था कि जियाओ यान ने अपराध किया था, फिर भी उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या उसने सोचा कि उसके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसका अडिग रवैया? ये देखते हुए कि जियाओ मिंग का भी कोई बयान देने का इरादा नहीं था।
मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने इतनी पीढ़ियों में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है वह मेरे हाथों से नहीं खोई जा सकती। क्योंकि तुम कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते तो चलो इसे किसी और तरीके से सुलझाते हैं। एक आह के साथ युनशान ने बोलना बंद कर दिया और उसका शरीर बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे हवा में उड़ गया। आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती ऊर्जा ने आसपास के शून्य को थोड़ा कांपने का कारण बना दिया। अध्याय 243। जी, मैं पहले युनशान से मुकाबला करूंगा। तुम लड़कियों को बीच में आने की जरूरत नहीं है, जियो मिंग ने जियो यी जियान और उसके बगल में मौजूद जियान से कहा जब उसने देखा कि युनशान हवा में तैर रहा है और चुपचाप उसे देख रहा है। वह याओ लाओ को बड़ी मछली पकड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था। महम, जियो यी जियान खुशी से सहमत हो गई। जियो यान के बारे में उसकी राय पहले से ही अच्छी नहीं थी। जहां तक जियान की बात है उसे कोई आपत्ति नहीं थी। असंबंधित लोगों का जीवन या मृत्यु उसका कोई काम नहीं था। अपनी व्याख्या पूरी करने के बाद जियोमिंग ने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया जिससे शून्य में एक लहर फैल गई। जब तक लहर फीकी पड़ गई तब तक वह पहले से ही मिस्टी क्लाउड माउंटेन के ऊपर विपरीत दिशा में दिखाई दे चुका था। 10,000 हवाओं का उलझाव। युनशान ने छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं किया और जियोमिंग को अपने सफ़ेद वस्त्र में आते देखकर तुरंत अपना हाथ उठाया। इससे आकाश में घने हरे रंग की हवा की रस्सियां घूमने लगीं जो शक्तिशाली झोंकों की सांद्रता से बनी थीं। रस्सियां आपस में गुंथी हुई थीं और विशाल सांपों की तरह शून्य में से होकर गुजरती हुई जियाओमिंग के शरीर को तेजी से घेर रही थीं। हालांकि युनशान के हमले के सामने जियाओमिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह डूक्यूई के साथ हल्के से बहता रहा और उसके शरीर से ऊर्जा की हल्की लहरें निकलीं जो सभी दिशाओं में फैल गईं। हालांकि पहली नज़र में लहरें महत्वहीन लगती थीं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर कोई देख सकता था कि वे खाली जगह को थोड़ा सा हिला रही थीं। जब वे एक हवा की रस्सी से टकराए तो वे तुरंत बड़ी ताकत से फट गए। क्रैक, हवा के तार एक साथ टूट गए। हवा के तारों में निहित ऊर्जा जियाओमिंग द्वारा उत्सर्जित तरंगों के साथ मिलकर तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई जिससे एक हिंसक आंधी आई। चौक में कई मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बैठे थे और जब उन्होंने ऊर्जा को अपनी ओर भागते देखा तो वे सभी भयभीत हो गए। जियाओमिंग ने ये देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ऊर्जा की यह लहर ऐसी चीज नहीं थी जिसका ये शिष्य विरोध कर सके, इसलिए उनकी आस्तीन की एक लहर के साथ ऊर्जा की सूक्ष्म लहरें तेज गति से लहराईं, टूटी हुई जगह की मरम्मत की और आकाश में ऊर्जा की प्रचंड लहरों को नष्ट कर दिया। विशाल वृक्ष पर हाई बोडोंग और अन्य लोगों ने जियाओमिंग और युनशान के बीच प्रारंभिक आदान प्रदान देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमक उठी। वे देख सकते थे कि उनमें से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब कोई भी हमला ऐसा नहीं था जिसे वे आसानी से रोक सकें। जब उसने देखा कि जियाओमिंग ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया तो युनशान को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जियाओमिंग द्वारा किए गए हमले में निहित स्थानिक उतार चढ़ाव ने उसके चेहरे को और अधिक गंभीर बना दिया। जियाओमिंग की अंतरिक्ष की समझ किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लगती थी जो अभी अभी पूर्वज क्षेत्र में आया हो। इस तरह की प्रतिभा से निपटना आसान नहीं था और उसके व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके मन में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन किसी भी मामले में वह जियाओ यान को बिना स्पष्टीकरण के जाने नहीं दे सकता था। एक हल्की आह के साथ युनशान की आकृति अचानक गायब हो गई और हवा के झोंके की तरह वह एक पल में जियाओमिंग के सामने आ गया। उसकी हथेली के चारों ओर हवा बह रही थी, हवा संकुचित हो रही थी, तीखी सीटी की आवाज़ गूंज रही थी। जब जियाओमिंग ने यह देखा तो वह हल्के से हंसा और डर नहीं रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अतुलनीय शक्तिशाली बल के साथ युनशान पर जोरदार प्रहार किया। धमाका! इस क्षण अंतरिक्ष विकृत हो गया और युनशान का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। हवा के बल के साथ भी युनशान की भुजा कांपने लगी। युनशान को उम्मीद नहीं थी कि जियाओमिंग की ताकत इतनी बड़ी होगी, या यूं कहें कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओमिंग का भौतिक शरीर इतना मजबूत होगा जिससे उसे इस प्रहार में नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने हाथ कांपते हुए उसने तुरंत हवा के झोंकों से बनी तलवार बनाते हुए पीछे कदम बढ़ाया। जियाओमिंग की धारणा अतुलनीय रूप से मजबूत थी और उसकी आत्मा की धारणा ने पूरे आकाश को घेर लिया था, इसलिए युनशान की हरकतें भी उसकी धारणा से बच नहीं सकीं। हालांकि जियाओमिंग वास्तव में युनशान को कुछ नहीं करना चाहता था और उसने उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन निष्क्रिय रूप से खुद का बचाव करना कोई समाधान नहीं था। अपने हाथ की एक सुंदर लहर के साथ उसने इसे अपने वस्त्र की तहों से बाहर निकाला और उग्र ऊर्जा धुंध की एक धारा बह निकली। एक पल में यह उसके हाथ की हथेली में 2 मीटर लंबे लाल भाले में बदल गया। भाले की सतह लाल पैटर्न से ढकी हुई थी और ऊर्जा लगातार बहती हुई लहरों की तरह स्पंदित हो रही थी। इस भाले को पकड़े हुए जियाओमिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वह भाला तकनीक में अच्छा नहीं था, लेकिन वह बस लापरवाही से खेल रहा था। दिखाने के लिए एक हथियार होना ही काफ़ी होगा। अगर वह बहुत मजबूत दिखाई देता तो यह मछली को डरा देता। इस बात को ध्यान में रखते हुए जियाओमिंग ने युनशान के पीछे हथियार से पलक झपकाई, फिर बस उसे घुमाया।
पेंग, अचानक आकाश में लड़ाई और भी तीव्र हो गई। चौक के किनारे पर खड़े होकर जियाओयान ने आकाश में महान युद्ध को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। केवल दो सफ़ेद छायाओं को अंतरिक्ष में इतनी तेजी से चलते हुए देखा कि कोई यह नहीं बता सकता था कि युनशान कौन था और जियाओ मिंग कौन था। हर बार जब सफ़ेद छायाएं पार होती थीं तो एक महान शक्ति फूटती थी जो उस स्थान को विकृत कर देती थी जहां वे पार करती थीं और ऊर्जा की लहरें पैदा करती थीं। जब उसने दो सफ़ेद परछाइयों को लड़ते देखा तो जियाओयान ने मन ही मन पूछा, मास्टर, अब हम क्या करें? तुम्हारे लिए रुकना बेकार है, चलो पहले चलते हैं। मिस्टी क्लाउड सेक्ट उसे रोक नहीं सकता। याओ लाओ की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी। ठीक है। ये कहने के बाद जियाओयान ने देखा कि सभी लोग आकाश में बड़ी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वह तुरंत अपने पंजों पर खड़ा हो गया और चुपचाप चलने की कोशिश की। अन्य लोगों ने जियाओयान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये साथी यू लेंग लंबे समय से जियाओयान को घूर रहा था, और जब उसने जियाओयान को चुपके से भागने की कोशिश करते देखा तो वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, जियाओयान, तुम कहाँ जा रहे हो? जब उसने चिल्लाहट सुनी तो जियाओयान के कदम एक पल के लिए रुक गए, फिर उसने तुरंत जमीन पर कदम रखा और एक ऊर्जा विस्फोट की आवाज़ के साथ उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया और चौक से बाहर निकल गया। उसे रोको! जियोयान की अचानक हरकत से युनलेंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह सख्ती से चिल्लाया। जैसे ही युनलेंग की आवाज़ गिरी, पत्थर के मंच पर तीन बूढ़े सफ़ेद कपड़े पहने पुरुषों के शरीर थोड़ा कांपने लगे, फिर गायब हो गए और एक त्रिकोण के आकार में फिर से प्रकट हुए, जिसने जियोयान के पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। हालांकि जियाओ मिंग और युनशान के जियाओ पूर्वज आभा की तुलना में डूकिंग की दमनकारी शक्ति नगण्य लगती थी। हालांकि यह अभी भी जियाओयान के लिए बहुत शक्तिशाली थी, जो अभी भी एक जियाओ ग्रैंड मास्टर था। नए बरामद जियाओ क्यूई को अधिकतम तक प्रसारित करने के बाद तभी उसने अपने सीने में दमनकारी भावना को दूर किया। उसने अपना सिर उठाया और तीन सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्गों को एक कठोर नज़र से देखा। उसके दिल में परेशानी थी। तीन जियाओ किंग पावरहाउस ने व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला किया था, ये उसके जैसे नामहीन लड़के से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा था, है ना? मास्टर, मैं तुम्हें अपनी शक्ति उधार दूंगा। याद रखना, लड़ाई को लंबा मत खींचो। जैसे ही शब्द निकले, एक विशाल आत्मा शक्ति ने जियाओयान के शरीर को भर दिया, जिससे उसकी ताकत जियाओ सम्राट के स्तर तक बढ़ गई। उसने भारी जुबान शासक को बाहर निकाला और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के तीन बुजुर्गों में से एक पर तेजी से भयंकर वार किया। उसी समय मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक अंधेरे कोने में काले कोहरे के दो बादलों में से एक के बीच से अविश्वास की आवाज़ उठी। ये शक्ति, एक आत्मा शरीर, गुणवत्ता को महसूस करते हुए यह एक स्वर्ग क्षेत्र आत्मा शरीर होना चाहिए। हालांकि शेष शक्ति बहुत अधिक नहीं है, केवल एक दू सम्राट के स्तर पर है। जी, मुझे इस बार इस तरह की फसल की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 244 सूर्य मेघ संरचना को कवर करना। याओ लाओ की शक्ति उधार लेने के बाद जियाओयान की ताकत आसमान छू गई, जिससे वह डू सम्राट के स्तर पर पहुंच गया और उसके हमलों के तहत तीन बुजुर्गों की नाकाबंदी टूट गई। जियाओयान को देखते हुए, जिसकी आभा अचानक बढ़ गई थी, स्टैंड पर गुहे ने एहसास की एक झलक दिखाई। यह आभा निश्चित रूप से वही थी जिसने उस पर हमला किया था। एक ऐसा हमला किया गया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आत्मा शक्ति थी, जिसने उसके सामने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, और जियाओयान ने तुरंत मिस्टी क्लाउड माउंटेन के पैर की ओर गोली चलाने का अवसर जब्त कर लिया। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता, उसके कदम फिर से रुक गए। यून को देखते हुए, जो उसके सामने एक शानदार हरे रंग के ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए था, जियाओयान का चेहरा उदास था और उसने कहा, रास्ते से हट जाओ। लेकिन यून ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उसकी शांत आवाज़ पूरे चौक में गूंज उठी और धुंधले बादल संप्रदाय के हर शिष्य के कानों तक पहुंच गई। धुंधले बादल संप्रदाय के शिष्यों, आदेश सुनो, कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन के लिए समूह बनाओ। क्या उन्हें जियाओयान से निपटने के लिए कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है? यदि इस कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन को फॉर्मेशन की अध्यक्षता करने वाले डू सम्राट के साथ जोड़ा जाता है, तो डू पूर्वज की एक शक्तिशाली शक्ति भी कुछ हद तक संकोच करेगी। यून की आज्ञा सुनकर जिया जिंग तियान और हाई बोडोंग दोनों दंग रह गए और एक साथ अपना सिर हिलाया। हालांकि जब उन्होंने जियाओ यी जियान को देखा, जो शांत भाव के साथ विशाल पेड़ के ऊपर बैठी थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि फॉर्मेशन जियाओयान को नहीं बल्कि इस शक्तिशाली महिला को निशाना बना रहा था। जैसे ही यह आदेश पूरे चौक में गूंजा, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने एक साथ जवाब देने से पहले क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर के ऊपर से सफ़ेद ऊर्जा के धागे छोड़े। सफ़ेद धुंध ऊर्जा की एक स्थिर धारा हवा में उठी, जिसने अंततः लगभग पूरे आकाश को ढक लिया। नंगी आंखों से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वे बादलों के समुद्र में हों। पत्थर के मंच पर 10 सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग एक साथ उठे और तेजी से अलग हो गए, चौक के चारों ओर लगे बड़े पेड़ों की ओर भागे।
उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई और बादलों के समुद्र में हेरफेर किया, इसे एक सर्पिल ऊर्जा क्षेत्र में आकार दिया। आत्मसमर्पण करो, जियाओ यान, युन यून ने विनम्रता से उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। यदि आप स्वर्गीय लॉ वापस करते हैं तो हमारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आपको छोड़ देगा, ये देखते हुए कि मास्टर जियाओ मिंग ने एक बार मुझे बचाया था। मेरी स्वर्गीय लॉ की चाहत क्या मूर्खतापूर्ण सपना है। जियाओ यान ने सख्ती से जवाब दिया, अपने भारी जुबान शासक को घुमाया और युन यून की ओर हवा का एक तेज झोंका छोड़ा। घमंडी, हवा की दीवार। युन यून की डू सम्राट आभा फूट पड़ी और जैसे ही उसने अपना जैद हाथ लहराया, हवा ने तुरंत चौक में सीटी बजाई, जिससे हवा की बाधाओं की थोड़ी भ्रामक परत बन गई। पेंग पेंग पेंग। जियाओ यान, जिसने याओ लाओ की आत्मा शक्ति उधार ली थी, अभी भी युन यून जैसे सच्चे डू सम्राट को हराने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं थी। उसकी दुर्जय आभा ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया, जिससे उसे वापस चौक में लौटना पड़ा। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने भारी जुबान शासक को रक्षात्मक रूप से अपने सामने पकड़ लिया, जिससे युन यून द्वारा उस पर फेंके गए पवन ब्लेड अवरुद्ध हो गए। उसके आश्चर्य के लिए युन यून ने अपना पीछा जारी नहीं रखा, बल्कि इसके बजाय अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश में क्रिस्टल क्षेत्र में हेरफेर किया। एक दूधिया सफेद ऊर्जा तुरंत शून्य से उतरी और चौक के चारों ओर विशाल पेड़ों में लगभग 100 मध्यम आयु वर्ग के दिखने वाले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य किसी समय दिखाई दिए। अन्य शिष्यों के वस्त्रों से अलग उनके वस्त्रों को देखते हुए उनके शरीर की सतह से बहते हुए डू क्यूई के अलावा ये स्पष्ट था कि उनमें से अधिकांश डू ग्रैंड मास्टर से कमजोर नहीं थे। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के इन लगभग 100 शिष्यों ने एक स्वर में चिल्लाया और उनके मजबूत और शक्तिशाली डू क्यूई उनके शरीर से बाहर निकल आए, जैसे कि उनकी हथेलियों से सफ़ेद धुंध जैसी ऊर्जा बह निकली। सैकड़ों धुंध जैसी ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ गईं और झरने जैसी धुंध के साथ मिल गईं। एक पल में एक कटोरे के आकार की ऊर्जा ढाल बन गई, जिसने पूरे चौक को ढक लिया। उसी समय ऊर्जा कवच के भीतर सफ़ेद ऊर्जा धुंध भी धीरे धीरे फैलने लगी। टस्क टस्क टस्क, ये गठन कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन और मिस्टी क्लाउड फॉर्मेशन का संयोजन है। यहाँ तक कि एक डू हुआन भी इसे थोड़े समय में तोड़ने के लिए संघर्ष करेगा। बोडोंग ने आश्चर्य से ऊर्जा धुंध को देखा। क्या वह कोई कदम नहीं उठाने जा रही है? जिया जिंग तियान ने शांत जियाओ यी जियान को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। क्या ये संभव है कि वह इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती? जियाओ यान को याओ लाओ ने ऊर्जा कवच की अपार शक्ति के बारे में बताया था और वह अपनी सांस के नीचे शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने जियाओ यी जियान की ओर देखा, जो उसकी दुर्दशा के प्रति उदासीन लग रही थी, उसका गुस्सा उबल पड़ा। उस पागल औरत को क्या हो गया है? वह कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या जियाओ मिंग ने मुझे यहाँ से निकलने में मदद करने का वादा नहीं किया था? याओ लाओ की बूढ़ी आवाज़ जियाओ यान के दिमाग में गूंजी। दो संभावनाएं हैं, या तो वह अभी भी हमसे नाराज़ है और जानबूझकर कोई कदम नहीं उठा रही है, या आपके उस चचेरे भाई ने उसे कोई कदम न उठाने के लिए कहा है। लेकिन इस मकसद को समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो, अब जब चीज़ें इस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई हैं, तो किसी भी तरह से हमें खुद ही कोई समाधान सोचना होगा। तो मास्टर, फिर हमें क्या करना चाहिए? जियाओ यान ने पूछा। उसने इतने सालों तक याओ लाओ पर भरोसा किया था और अब कोई अपवाद नहीं था। मैं लंबे समय तक अपनी शक्ति बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को छोड़ने की ज़रूरत है। 2 सांप लोगों को सूचित करें कि हमें भागने के लिए उनकी मदद की ज़रूरत है। 2 शीर्ष स्तरीय डू सम्राट बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का बेहतर मौका होगा। जब हम मिस्टी क्लाउड माउंटेन से नीचे उतरेंगे तो हम सीधे जियानान अकादमी की ओर चलेंगे। याओ लाओ की योजना एकदम सही लग रही थी, लेकिन जियाओ यान के दिल में कुछ संदेह थे। मास्टर, अभी जिस तरह की स्थिति है, क्या स्नैक पीपल जनजाति आने की हिम्मत करेगी? चिंता मत करो, स्नैक पीपल जनजाति की रानी स्वर्गीय ज्वाला की बहुत लालची है और चून की युनशान को जियाओ मिंग ने रोक दिया है, इसलिए वे निश्चित रूप से दिखाई देंगे। इसके अलावा स्नैक पीपल जनजाति पहले से ही आसपास के साम्राज्यों के साथ संघर्ष में है, इसलिए उन्हें अपमानित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। याओ लाओ की बात सुनकर जियाओ यान ने अपने दिल में संदेह को दूर कर दिया। एक गहरी सांस ली और अपनी स्टोरेज रिंग से एक शानदार सांप के आकार के पैटर्न के साथ उत्कीर्ण एक बैंगनी टोकन निकाला और उसे एक हाथ से कुचल दिया। जिस क्षण टोकन टूटा, एक रहस्यमय शक्ति उठी और तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई। जियाओ यान की हरकतों को देखते हुए युनयुन ने उसे घूर कर देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, जियाओ यान, जिद्दी मत बनो। जियाओ यान ने तिरस्कार में सूंघते हुए कहा। क्या युनयुन ने वास्तव में सोचा था कि वह बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देगा? ये केवल इच्छाधारी सोच थी। विंड ब्लॉक। जियाओ यान के घमंडी व्यवहार को देखते हुए युनयुन ने दया न दिखाने का फैसला किया। अपने नाजुक हाथों की एक लहर के साथ उसने एक मुहर बनाई और हरी ऊर्जा के तारों की धाराओं को बुलाया जो बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ रहे थे। हवा में ऊर्जा धुंध रस्सियों की ओर खींची गई, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। जियो यान के हाथ
पैर, कमर और गर्दन अचानक ऊर्जा रस्सियों से बंध गए, जिससे वह जमीन से 3 मीटर ऊपर लटक गया। अध्याय 245 मेडुसा पकड़ो। जब जियाओयान ने खुद को हवा की रस्सियों से मुक्त करने में असमर्थ पाया तो उसने अपने शरीर से एक मिट्टी की पीली लौ निकाली, जिसने रस्सियों को एक पल में पिघला दिया। अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के बाद जियाओयान ने यूनयून की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। इससे पहले कि उसकी आंखें घूमें और यूनयून के शरीर पर टिक जाएं, उसका कोयला काला भारी जुबान शासक एक बेहोश सफ़ेद आभा के साथ चमक उठा और उसने हिंसक रूप से चिल्लाया। 100 लपटे प्रहार। भारी जुबान शासक से मिट्टी की पीली लौ का एक विशाल स्तंभ फट गया और इसकी हिंसक ऊर्जा गिरते हुए धूमकेतु की तरह यूनयून से टकरा गई। लौ से निकलने वाली खतरनाक आभा को महसूस करते हुए यूनयून ने अपने शरीर से डू क्यूई को प्रसारित किया और तेजी से उसके सामने एक भयंकर हवा अवरोध बनाया। हवा की दीवार। अपनी पूरी ताकत के साथ यूनयून ने हवा की बाधाओं की परतें हटा दी, जो एक शहर की दीवार जितनी मोटी हो गईं। जैसे ही मिट्टी के पीले रंग का ज्वाला स्तंभ पहली हवा अवरोध परत से टकराया, अवरोध एक पल में बिखर गया, लेकिन ज्वाला स्तंभ भी आंशिक रूप से ऊर्जा से रहित हो गया, जिससे ऊर्जा का एक बड़ा ज्वार पैदा हो गया। अपनी डू सम्राट शक्ति के साथ दोनों अपनी जुबान डू तकनीकों को उसी स्तर की शक्ति के साथ प्रकट करने में सक्षम थे, जैसा कि पहले दी डू तकनीकों ने प्रकट किया था। ज्वाला के स्तंभ को खत्म करने के बाद यूनयून ने अपनी हरकतों में कोई कमी नहीं की और उसके खाली हाथ में शुद्ध सफ़ेद ऊर्जा से बनी एक लंबी तलवार दिखाई दी। बादलों और धुंध के बीच यूनयून 9वें स्वर्ग की देवी की तरह थी। अचानक 2 चोटी वाले डू सम्राट आभा ने धीरे धीरे धुंधले बादल संप्रदाय के ऊपर आकाश को घेर लिया। नेता ने शानदार बैंगनी ब्रोकेड के वस्त्र पहने हुए थे, अपने नाजुक शरीर को उनमें लपेटा हुआ था। उसकी कामुक और उग्र आकृति ने एक शक्तिशाली प्रलोभन जारी किया और उसकी संकीर्ण पुतलियों की जोड़ी ने उसकी सुनहरी आंखों को एक जादुई आकर्षण दिया। वह सांप लोगों की जनजाति की रानी थी, मेडुसा, जो अपनी क्रूरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। मेडुसा एक शक्तिशाली शिखर डू सम्राट थी जिसने एक बार अपनी शक्ति से 3 आसपास के साम्राज्यों को भयभीत कर दिया था। इसलिए जिस क्षण वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के ऊपर दिखाई दी, उसने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चौक में भीड़ चुप हो गई। ये खामोशी बहुत देर तक चलती रही, फिर किसी ने आखिरकार एक डरी हुई आवाज में इसे तोड़ा। रानी मेडुसा, ये नाम, जिसे जियामा साम्राज्य के लगभग सभी लोगों ने सुना था, एक ठंडी और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला का था, जिसने साम्राज्य के खिलाफ युद्धों में कई प्रसिद्ध शक्तिशाली लोगों को व्यक्तिगत रूप से मार डाला था। जियाओ मिंग, एक डू पूर्वज के प्रकट होने से पहले साम्राज्य में केवल कुछ ही लोग थे जो इस राक्षसी महिला से मुकाबला करने की ताकत रखते थे। इस महिला ने अपने निर्दयी तरीकों से, जो सबसे क्रूर सम्राटों से भी प्रतिद्वंद्वी थे, टैगर रेगिस्तान के आसपास के कई साम्राज्यों को भयभीत कर दिया था, जिससे वे आसानी से उसके कबीले के खिलाफ युद्ध शुरू करने में हिचकिचा रहे थे। उसके शानदार बैंगनी ब्रोकेड लबादे के नीचे एक बैंगनी सांप की पूंछ आलसी ढंग से सरक रही थी, जो एक विदेशी और अदम्य आभा बिखेर रही थी। जैसे ही मेडुसा प्रकट हुई, जियान की आंखें चमक उठीं, लेकिन अभी समय नहीं था, इसलिए वह अवसर की परवाह किए बिना उसकी ओर नहीं भागी। मेडुसा ने जियान को भी देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन वह चुप रही। उसकी नज़र जियाओयान पर गई और उसके चेहरे पर नाराज़गी की झलक दिखाई दी, लेकिन फिर एक सुस्त भाव ने उसकी जगह ले ली जब उसने शालीनता से सांस छोड़ते हुए कहा, जियाओयान, हालांकि मैंने तुम्हें मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बाहर निकालने का वादा किया था, लेकिन तुमने यह नहीं कहा कि यहाँ एक डू पूर्वज शक्ति वास्तव में प्रकट होगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक डू पूर्वज था। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और मुझे संरचना से गुजरने में सहायता करो ताकि मैं जल्दी से निकल सकूं। अन्यथा तुम मेरी स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। जियाओयान ने आग्रह किया। ये सुनकर मेडुसा की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि इस जियाओयान ने एक बार अपने स्नैक पीपल जनजाति के ग्रैंड कमांडर को बचाया था, यानी उसके बगल में गंजा सांप आदमी, तो वह उसे बहुत पहले ही मार देती ताकि स्वर्गीय ज्वाला को जब्त कर सके और खुद विकसित हो सके। लेकिन अब इस साथी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत भी की। ऐसा लग रहा था कि वह पहले बहुत दयालु थी। उसके बगल में गंजा सांप आदमी ने देखा कि उसका चेहरा ठंडा हो गया है, तुरंत कारण समझ गया और उसे सलाह देने के लिए दौड़ा। महामहिम, इस समय हमें पहले उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से भागने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा स्वर्गीय ज्वाला का मामला करो। मेडुसा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना सिर हिला दिया। मेडुसा का आदेश प्राप्त करने पर मोटे और अनाकर्षित ग्रैंड कमांडर ने तेजी से एक सील बनाई। सील से हरी ऊर्जा का घना कोहरा उभरा, जो अंततः 32 मीटर आकार के एक विशाल सर्प में बदल गया। जाओ, एक आदेश के साथ विशाल सांप सीधे वर्ग को कवर करने वाली ऊर्जा ढाल पर पहुंचा। बूम! तुरंत टक्कर के बिंदु से ऊर्जा की एक लहर पैदा हुई और फिर ऊर्जा ढाल के साथ फैल गई। रानी मेडुसा, यह मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और जियोयान के बीच का निजी मामला है। क्या आप वाकई इसमें हस्तक्षेप करना चाहती हैं?
ऊर्जा ढाल के हिंसक कंपन को महसूस करते हुए यून के सुंदर चेहरे ने अपने क्रोध को वापस पकड़ लिया और उसने पूछा। हालांकि कवरिंग सनक्लाउड फॉर्मेशन शिष्यों की ऊर्जा एकत्र कर सकता था, लेकिन इसमें एक कमी थी और वह ये कि इसमें केवल एक ही आंख हो सकती थी, और जब वह फॉर्मेशन के अंदर जियोयान से लड़ रही थी तो वह बाहर से किसी भी खतरे से निपटने में असमर्थ थी। जवाब में उसे और भी भयंकर हमला मिला। हम्फ, ये देखकर यून ने ठंडी सांस ली और अपनी तलवार चार्ज की, जियोयान की ओर दौड़ी। जब तक वह फॉर्मेशन के अंदर जियोयान से निपटती, बाहर मेडुसा स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाती। यून को अपनी ओर बढ़ते और उसकी आभा को बढ़ते हुए लगभग एक डू सम्राट की सीमा को पार करते हुए देखकर जियोयान की पलकें उछलने से खुद को रोक नहीं पाईं। मास्टर, उस यून ने अपनी ताकत को बड़े अंतर से बढ़ाने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। इसे भूल जाओ, अपने दिमाग को शांत करो और अपने मास्टर को अपने शरीर पर नियंत्रण करने दो। ठीक है, कृपया मास्टर। जैसे ही जियोयान ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी पुतलियों में एक सफ़ेद लौ दिखाई दी। समय के भार से भरी एक आभा उसके शरीर से निकलने लगी। वह आभा जो एक डू सम्राट के बराबर थी, इस क्षण में तेजी से संघनित होने लगी, बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करते हुए। उसकी आभा एक बार फिर से बढ़ गई, एक डू सम्राट के शिखर को पार करते हुए, लेकिन डू पूर्वज क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए। तुरंत यून के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मूल रूप से यह जियाओयान अस्थायी रूप से अपनी आभा को एक डू सम्राट के रूप में बढ़ा सकता था, जो लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था, लेकिन ये कैसे बढ़ता जा सकता था। अब उसकी आभा भी आधे कदम के डू पूर्वज में थी। हालांकि वह चौंक गई थी, यून ने अपना हमला नहीं रोका। जियाओयान हल्के से हंसा, बिना किसी डर के, और अपने हाथ में भारी जुबान शासक को बेपरवाही से लहराया। शासक का शरीर एक भारी अवशिष्ट छाया को एक भयंकर बल के साथ आकाश में खींचता हुआ उसके सामने चमकते हुए यून को भारी रूप से कुचल देता है। पेंग पेंग पेंग, चौक में हिंसक विस्फोट गूंज उठे। एक पल के लिए कुचलने वाले लोगों को छोड़कर सभी चुप हो गए। बूढ़े हाय, क्या आपको लगता है कि हमें कोई कदम उठाना चाहिए? मेडुसा और गंजे ग्रैंड कमांडर को देखते हुए, जो अंधाधुंध तरीके से ऊर्जा ढाल पर बमबारी कर रहे थे, जिया जिंगतियान ने पूछा। क्या आप कोई कदम उठाना चाहते हैं? हाई बोडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हे, ये बस इतना है कि मुझे लगता है कि इस बार यह पूरे जियामा साम्राज्य से संबंधित एक समस्या है, और सांप लोगों की जनजाति से मेडुसा के लिए हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। जिया जिंगतियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन यह मेडुसा बेशर्मी से जियामा पवित्र शहर के पास आ गया था, और शाही संरक्षक के रूप में उसके लिए कुछ न करना अनुचित लग रहा था। लेकिन अगर उसने कोई कदम उठाया तो ऐसा लग रहा था कि वह जियाओ मिंग को नाराज कर देगा। यह एक वास्तविक दुविधा थी। यह उस बदमाश की गलती है। वह किसी से भी मदद मांग सकता था, लेकिन उसे सांप लोगों को यहाँ लाना पड़ा, जिससे मैं मुश्किल में पड़ गया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके बारे में सोचने के बाद जिया जिंगतियान ने मन ही मन शाप दिया और सांप लोगों को सहयोगी के रूप में चुनने के लिए जियाओयान को दोषी ठहराया। जब हाई बोडोंग ने यह सुना तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि जिया जिंगतियान अब कोई कदम उठाने की योजना नहीं बना रहा था, जबकि वह किसी और को नाराज करने का जोखिम उठा सकता था, लेकिन जियाओ मिंग को नाराज करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर गूहे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो शायद वे भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। सच में, हाई बोडोंग भी मेडुसा को यहाँ लाने के लिए जियाओयान से नाखुश था, और इसका कोई और कारण नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे दशकों पहले सील कर रखा था। अनुभवी याओ लाओ के नियंत्रण में जियाओयान ने यूं को दूर रखा, जबकि ऊर्जा ढाल धीरे धीरे ढह गई, जिससे मेडुसा और गंजे ग्रैंड कमांडर की बमबारी के बीच एक छोटा सा छेद बन गया। पेंग, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी जब बैंगनी डुक्यूई का विस्फोट ऊर्जा ढाल के खिलाफ किया गया, जिससे छोटा छेद तेजी से 3 मीटर की चौड़ाई तक फैल गया। जियाओयान इस दृश्य को देखकर खुशी से फूला नहीं समाया और उसने भारी जुबान शासक को जोर से लहराया, जिससे यून को सफ़ेद लपटों के साथ पीछे हटना पड़ा। खुले स्थान का फायदा उठाते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें से गोली चलाई और दूर तक उड़ गया। लगता है कि यह जियाओयान सफलतापूर्वक भाग रहा है, कई दर्शकों ने सोचा। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। अचानक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भूमिगत भाग से काले धुएं का एक समुद्र फूट पड़ा और चौक के ऊपर आसमान में फैल गया, साथ ही जंजीरों की खनकती आवाज भी आई। आसमान एक उदास काले कोहरे से ढका हुआ था और एक इंसान के सिर के आकार की काली जंजीरें बिजली की गति से जियाओयान के चारों ओर लिपटी हुई थीं। जी, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम बच नहीं पाओगे। अध्याय 246, छिपा हुआ शीर्षक 1। स्नोट। कुछ काली जंजीरें जहरीले सांपों की तरह अंतरिक्ष में घुस गईं और फिर एक धुंधली काली रेखा में बदल गईं, जो जियाओयान की ओर बढ़ रही थी, जो बहुत दूर नहीं था।
जंजीरों की नोकें असाधारण रूप से नुकीली थीं और उनके नुकीले सिरे पर रहस्यमयी रन थे। रन चेन की नोकों के चारों ओर सर्पिल रूप से लिपटे हुए थे और द्वेष की आभा बिखेर रहे थे। ये स्पष्ट था कि ये गहरे रंग की जंजीरें कोई साधारण जंजीरें नहीं थीं। बेशक ये हथियार कोई साधारण लोहे की जंजीरें नहीं थीं, इन्हें विशेष रूप से बनाया गया था और इनका प्रभाव आत्मा के शरीर को रोकने का था। जियाओ यान, जो मूल रूप से भाग रहा था, उसने अंतरिक्ष में घुसने वाली जंजीरों को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। वह इससे बहुत परिचित था, खासकर उस प्रतिष्ठित हंसी से। पूरे महाद्वीप में कोई और इस तरह नहीं हंसेगा, सिवाय आत्माओं के हॉल के उन कुत्तों के। उसकी हथेली में सफ़ेद लपटें लहराने लगीं और एक प्रक्षेप्य में बदल गईं, जो काली जंजीर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। धमाका! अंत में वे एक धीमी आवाज़ के साथ टकराए, लेकिन कोई हिंसक ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ, बस चुपचाप फैलती हुई काली और सफ़ेद ऊर्जा की एक लहर थी। याओ लाओ की वर्तमान ताकत केवल एक डू सम्राट के स्तर पर थी, और हालांकि एक शीर्ष डू सम्राट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह अभी तक डू पूर्वज क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। एक डू पूर्वज और एक डू सम्राट के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसके अलावा इस हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर ने एक गुप्त हमला किया था, इसलिए याओ लाओ के प्रतिरोध ने इसे केवल एक पल के लिए रोक दिया। 3 जंजीरों ने ऊर्जा तरंगों को भेद दिया और याओ लाओ के सभी भागने के रास्तों को बंद करने के लिए इतनी दूर तक फैल गईं और फिर उसे एक गेंद की तरह घेरना शुरू कर दिया। जी, मैंने कहा था कि तुम बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुमने विरोध करने की हिम्मत की। काले कोहरे से बेहद भयावह हंसी की आवाज़ आ रही थी। काला कोहरा हिंसक रूप से हिल रहा था और जंजीरों की आवाज़ गूंज रही थी जो जियाओ यान के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं, उसे हिंसक रूप से हिला रही थीं। अचानक एक पारदर्शी सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उसके अंदर से बाहर निकाला गया। याओ लाओ के चले जाने से जियाओ यान ने नियंत्रण वापस पा लिया और निकाले जाने के कारण उसकी राजसी आभा तेजी से कम हो गई। याओ लाओ को जंजीरों से घसीटते हुए देखकर जियाओ यान पीड़ा और क्रोध में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर, यहाँ से चले जाओ। जवाब में उसे याओ लाओ की हथेली मिली, जिसने उसे उसके कंधे पर हल्के से जोर से जमीन पर धकेल दिया। जी, इस रक्षक ने पहले सोचा था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे सुदूर कोने में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा कैसे मिल सकती है, लेकिन ये तुम हो, याओ चेन, एक मछली जो जाल से बच गई। तुम उस समय बच निकलने में बहुत भाग्यशाली थे और आज तुम्हें पकड़कर मुझे यकीन है कि यह हॉल चीफ को बहुत खुश करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका शिष्य चले जाए? यह इतना आसान नहीं है। ये रक्षक आपके शिष्य जी से स्वर्गीय ज्वाला भी स्वीकार करेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, काले कोहरे से एक और जंजीर उभरी, जो जियाओ यान की गिरती हुई आकृति की ओर तेजी से बढ़ रही थी। काली जंजीर की गति जियाओ यान की गिरने वाली गति से कहीं ज्यादा थी और पलक झपकते ही यह उसकी एक भुजा के चारों ओर लिप गई। हालांकि इससे पहले कि उसे बलपूर्वक खींचा जा सके, एक लाल भाला अचानक जियाओ यान के सामने प्रकट हुआ और बेरहमी से काली जंजीर में घुस गया। धमाका! भयंकर लपटों ने जियाओ यान को घेर लिया और एक पल बाद वह लपटों से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। खांसी! जियाओ यान ने थोड़ा खून खांसा। इस समय उसके दाहिने हाथ के कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसका नंगा दाहिना हाथ दिखाई दे रहा था, जिस पर भी जंजीर के निशान थे, और इन खून के निशानों के ऊपर एक हल्का काला कोहरा उठ रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोनों पर खून के कुछ निशान बचे हुए थे। अपने मुंह के कोनों से खून पोंछने के बाद जियाओ यान जल्दी से जमीन से उठ गया। टक्कर से कोई भी चोट नहीं दिखी थी, लेकिन उसके हाथ में सनसनी कम हो रही थी। उसकी जगह एक अजीब सी सुन्नता आ गई थी जो उसके कंधे तक फैल गई थी। यह चौक में मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों का एक बड़ा समूह और जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोग भी अचंभित आंखों से उनके सामने जो कुछ हो रहा था उसे देख रहे थे। इतने कम समय में बहुत कुछ हो गया था। सबसे पहले एक काला कोहरा अचानक प्रकट हुआ और मिस्टी क्लाउड माउंटेन के पूरे आकाश को ढक लिया, जिसमें कई जंजीरें उभरी ताकि आसानी से जियाओ यान को फंसाया जा सके, जो बहुत प्रयास करने के बाद भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट द्वारा पकड़े जाने में विफल रहा था। फिर एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को आश्चर्यजनक रूप से जियाओ यान के शरीर से निकाला गया। आखिरकार जब उन्होंने सोचा कि जियाओ यान उस आत्मा शरीर के नक्शे कदम पर चलने वाला है, तो एक भाले ने जियाओ यान की बांह को जकड़ने वाली जंजीर को तोड़ दिया। ये सब इतना अप्रत्याशित था कि अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। हालांकि उस भाले के बारे में कुछ जाना पहचाना सा था जो अचानक प्रकट हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह वही भाला था जिसे जियाओ मिंग ने बनाया था। भीड़ के अपने विचार समाप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना हॉल ऑफ गॉड के रक्षक ने आसमान के ऊपर आत्माओं ने ठंडी सांस ली जब उसने देखा कि उसका हमला बाधित हो रहा है। कई और जंजीरें सीटी बजाती हवाओं के साथ जियाओ यान की ओर तेजी से चलीं, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वे उसके चारों ओर लपेटने वाले थे, एक सफ़ेद आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। क्लैंग 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 क्लैंग! कई स्पष्ट झनकारें पूरे क्षेत्र में गूंज उठीं, क्योंकि कई जंजीरें कई टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गईं।
वह मास्टर जियाओ मिंग है, किसी ने चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से यह जियाओ मिंग ही था जो जियाओ यान के सामने आया। हालांकि वह युनशान के खिलाफ लड़ रहा था, वह आसपास के माहौल पर कड़ी नज़र रख रहा था और उसने लाल भाला भी फेंका था। जैसे ही जियाओ मिंग जियाओ यान के सामने आया, भीड़ में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुईं। कई लोग उस जगह को देखने के लिए दौड़ पड़े जहां वह पहले युनशान से लड़ रहा था। उन्होंने देखा कि युनशान हवा में खड़ा था, उसका सादा सफ़ेद लबादा अब साफ सुथरा नहीं था, बल्कि उसमें कई टूटे हुए टुकड़े थे। उसके पैर शून्य पर कदम रख रहे थे, जिससे ऊर्जा की एक लहर निकल रही थी जिसने उसके शरीर से निकलने वाली अशांत क्यूई को शांत कर दिया। युनशान की शक्ल सूरत की तुलना जियाओ मिंग की बेदाग और अक्षुण्ण अवस्था से करने पर भीड़ में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जियाओ मिंग का उनके पिछले युद्ध में पलड़ा भारी था। मेडुसा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने जियाओ मिंग को जियाओ यान के सामने आते देखा। उसके विचार स्पष्ट थे, जबकि उसके बगल में मौजूद स्नैक पीपल ट्राइब ग्रैंड कमांडर जियाओ मिंग को देखकर बदला लेने के लिए आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि तर्क ने उसे इस आवेग को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जियाओ मिंग की वर्तमान शक्ति बहुत भयानक थी। क्रिम्सन डू क्यूई ने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे एक आभा निकल रही थी जिससे आसपास का स्थान कांप रहा था। ये दबाव डू पूर्वज युनशान के दबाव से भी अधिक मजबूत था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। वे उसके साथ खिलवाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जब ग्रैंड कमांडर ने सोचा कि जियाओ मिंग एक डू राजा होने के नाते उसे पहले कैसे गिरा सकता था, अगर वह अब आगे बढ़ता तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा होता। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि जियाओ मिंग उन्हें नोटिस न करे, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। बाद में जब वे लड़ने लगते हैं तो उस जियाओ यान को अपने साथ ले जाने का अवसर खोजें। मेडुसा ने अचानक निर्देश दिया। हाँ। अपने सामने प्रकट हुए जियाओ मिंग को देखते हुए जियाओ यान की आंखें चमकीली लाल हो गईं और उसकी आवाज़ कर्कश हो गई जब उसने कहा, जियाओ मिंग, मेरे गुरु को उस काले कोहरे ने पकड़ लिया है जो अचानक प्रकट हुआ है। जल्दी करो और मेरे गुरु को बचाने में मेरी मदद करो। क्या तुमने पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने तक हमारी सुरक्षा की गारंटी देने का वादा नहीं किया था? जब तक तुम मेरे गुरु को बचाओगे, उच्च स्तरीय कीमिया विरासत और अन्य चीज़ें तुम्हें दी जा सकती हैं। इस समय जियाओ यान की आवाज़ बेहद चिंतित थी। मैंने केवल तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था। जियाओ मिंग ने यह सुनकर मन ही मन कहा। सच कहूं तो इस समय जियाओ मिंग को थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। वह मूल रूप से केवल याओ लाओ को चारा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उसने सोचा कि याओ लाओ की क्षमताओं के साथ भले ही वह हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर का सामना करे, वह कुछ समय तक टिक पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ लाओ एक ही चाल में पकड़ लिया जाएगा। अध्याय 247 छिपा हुआ शीर्षक 2। रक्षक। वो अपनी हथेली में एक काला कोहरा पकड़े हुए हवा में लटका हुआ था, जिसमें से कुछ उतार चढ़ाव निकल रहे थे, जबकि याओ लाओ की आत्मा शरीर उसके बगल में जंजीर से बंधी हुई थी। सफ़ेद लपटें लगातार जंजीरों को जलाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक रक्षक वो के पंजे याओ लाओ के शरीर में घुस गए और एक उदास मुस्कान के साथ उसने याओ लाओ को काले कोहरे में धकेल दिया। इसे अपनी हथेली में कसकर पकड़कर उसने तेजी से इसे अपनी उंगली पर एक अंगूठी में डाल दिया, जिसके बाद उसने राहत की सांस ली। जी, भले ही कोई और फसल न हो, इस याओ चेन की आत्मा के साथ मैं अभी भी हॉल चीफ का इनाम प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। तब तक मेरी ताकत निश्चित रूप से एक स्वर्ग ग्रेड रक्षक के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। अगर मैं यहाँ के सबसे शक्तिशाली लोगों की आत्माओं और स्वर्गीय लपटों को पकड़ने में सक्षम हूँ तो डू वेनेरेट तक पहुँचना असंभव नहीं है। याओ लाओ को रिंग में डालते हुए देखकर जियाओ यान की आंखें फीकी पड़ गईं। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। जियाओ मिंग ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से कहा, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर से याओ लाओ को वापस लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। युनशान, जियाओ मिंग से निपटने में मेरा साथ दो। याओ लाओ को रिंग में डालने के बाद प्रोटेक्टर वू ने उदास होकर कहा। जब उन्होंने ये सुना तो चौक में मौजूद शक्तिशाली लोग अपने मुंह सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। भगवान की कसम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति अचानक यहाँ प्रकट हो गया था। यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से संबंधित निकला। प्रोटेक्टर वो, यह मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का निजी मामला है। मुझे डर है कि इसमें आपका हस्तक्षेप अच्छा नहीं होगा, है न? हालांकि जियाओ मिंग और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच जियाओ यान की वजह से संघर्ष हुआ था, लेकिन अभी हुई मारपीट से कम ये जीवन मरण का विवाद नहीं था, इसलिए सुलह की गुंजाइश अभी भी थी। जियाओ मिंग के खिलाफ प्रोटेक्टर वू की मदद करना मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सामान्य तरीके के अनुरूप नहीं था। हालांकि चूंकि प्रोटेक्टर वू ने एक बार उसे डू पूर्वज तक पहुंचने में मदद की थी, इसलिए युनशान के शब्द काफ़ी चतुराई से बोले गए थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम महत्वपूर्ण हो? यह मत भूलो कि किसने तुम्हें डू एंसेस्टर तक पहुंचने में मदद की। मैं तुमसे फिर से पूछता हूं,
क्या तुम ऐसा करने जा रहे हो? आसमान में काले कोहरे से लाल आंखें दिखाई दीं जो उदासीनता से युनशान को देख रही थीं। ये शब्द सुनकर युनशान का चेहरा बदसूरत हो गया। यह असंभव है, मैंने सिर्फ तुमसे कुछ लोगों को खोजने में मदद करने का वादा किया था। उस मामले में मुझे दोष मत दो। मूल रूप से मैं तुम्हें कुछ और साल जीने देने के बारे में सोच रहा था। जी। रक्षक वू ने हंसते हुए कहा कि काला कोहरा घूम रहा है और एक अजीब चूषण बल फूट रहा है। युनशान का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसने एक दयनीय चीख निकाली। उसी समय एक थोड़ा भ्रामक सफ़ेद आत्मा शरीर धीरे धीरे उसके अंदर से बाहर निकल गया। लेकिन चूंकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसके पास कुछ प्रतिरोध था और जिस गति से उसकी आत्मा को चूसा गया वह बहुत तेज नहीं थी। मास्टर, पूर्व संप्रदाय नेता। धुंधले बादल संप्रदाय के सदस्य ये देखकर चौंक गए, खासकर युन, जो एक हरे रंग की छाया में बदल गई और युनशान की ओर भागी। लेकिन उसे एक छोटे काले कोहरे ने रोक दिया और अन्य बुजुर्गों को भी एक के बाद एक काले कोहरे ने रोक दिया। युनशान की आत्मा को उसके शरीर से दूर जाते हुए देखकर जियोमिंग की आंखों में गुरुत्वाकर्षण दिखाई दिया। आत्माओं पर हॉल ऑफ सोल्स के तरीके वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन वह नहीं कर सका युनशान की आत्मा को रक्षक वू के हाथों में गिरने दो। जियान जैसे ही जियाओमिंग ने कहा, जियाओ जियान सुंदर कमल के चरणों के साथ आगे बढ़ी, आसानी से शून्य में कदम रखा। राजसी ग्रेडू क्यूई की बाढ़ उसके शरीर से बह निकली, जिसने उसे एक खतरनाक आभा में ढंक दिया। जहरीली ऊर्जा से निकलने वाली क्षय की हल्की गंध उसकी नाजुक परी जैसी उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी, जिसने उसकी सुंदरता को एक भयावह किनारा दे दिया। डू क्यूई के भीतर की मजबूत संक्षारक शक्ति ने हवा को एक अजीब खटास से गाढ़ा कर दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक गहरी सांस लेने के बाद जियाओ जियान के नाजुक जैद हाथ ने जल्दी से एक सील बना दिया और एक गहरे भूरे रंग की डू क्यूई उसके शरीर के अंदर से एक फव्वारे की तरह बह निकली। आसमान संक्षारक बारिश। डू क्यूई आसमान में उछला और जल्दी ही भूरे बादलों की एक परत में संघनित हो गया। फिर आसमान से गहरे भूरे रंग के तरल की अनगिनत बूंदें गिरने लगीं। पहली नज़र में ये भूरे रंग के तरल हानिरहित लग रहे थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो खाली जगह में एक हल्का काला निशान दिखाई देता है, क्योंकि बारिश की बूंदें इससे होकर गुजरती हैं। जहरीली बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरने से पहले ही बिखर गईं और जहरीली गैस के एक झोंके में बदल गईं जो ऊपर उठी और भूरे बादलों में घुस गई। फिर गैस वापस संघनित होकर बारिश की बूंदों में बदल गई और यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराया गया। आसमान में फैले कोहरे के कई काले धब्बे बारिश से भीग गए और फिर कुछ नहीं में घुलने से पहले चीखने लगे। प्लॉप प्लॉप। आसमान से घने भूरे रंग की बारिश की बूंदें गिरी और सबसे भारी बारिश अभी भी उस जगह पर थी जहां प्रोटेक्टर वू खड़ा था। जियाओ जियान के हमले का सामना करते हुए प्रोटेक्टर वू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। काला कोहरा बारिश से बचाव करने की कोशिश करते हुए ऊपर उठा। हालांकि बारिश के हमले के तहत कोहरा तेजी से छंट गया। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और यहां तक कि युनशान की आत्मा को भी झटका कम लगा। इस बीच जियाओमिंग ने तेजी से जियाओयान का कॉलर पकड़ा और उसे जाने का निर्देश दिया। उसे नज़रों से दूर एक छोटे से कोने में फेंक दिया। फिर उसे अनदेखा करते हुए जियाओमिंग कोहरे को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। कुछ क्षणों के बाद कोहरा लगभग छंट गया और वह युनशान की आत्मा को पकड़कर उसे वापस अपने शरीर में डालने में सक्षम हो गया। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि युनशान की आत्मा फिर से उभरी। जी, अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। मेरी आत्माओं के हॉल के तरीके कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम जैसे गंवार समझ सकें। रक्षक वू ने अपनी आंख के कोने से जियाओमिंग की हरकतों को देखा, फिर मजाक में जोर से हंसा। जियान मैं पहले युनशान को सील करूंगा। उस आदमी का ख्याल रखना, पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवाब में जियो जियान ने खुद को अत्यधिक जहरीली डू क्यूई से घेर लिया और रक्षक वू पर भयंकर हमला किया। इस बीच जियाओमिंग ने अपने हाथों पर एक विशेष मुहर बनाई, जिससे एक अदृश्य लौ दिखाई दी। जैसे जैसे जियाओमिंग के हाथ की हरकतें बदलती गईं, लौ धीरे धीरे सील अक्षर में बदल गई। जैसे ही सील शब्द प्रकट हुआ, उसने युनशान की आत्मा को अपने शरीर में फिर से पेश किया और इससे पहले कि वह फिर से उभर सके, उसने अपने सिर के ऊपर सील शब्द उकेरा, उसे एकीकृत किया। जैसे ही जियाओमिंग ने अपनी हरकतें पूरी की, प्रोटेक्टर वू के हाव भाव बदल गए। युनशान की आत्मा से उसका संबंध टूट गया था। एक चाल शुरू करने के बाद जिसने जियाओ जियान को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उसने जियाओमिंग को ठंडी निगाहों से देखा। अच्छा लड़का, तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं, लेकिन आज भले ही तुम्हारे पास तरकीबें हों, तुम मर जाओगे। प्रोटेक्टर जुबान, क्या तुम हमेशा से इस लड़के से निपटना नहीं चाहते थे? अगर अभी नहीं तो कब? जैसे ही प्रोटेक्टर वू के शब्द उसके मुंह से निकले, अचानक उसकी अपनी जैसी ही हंसी गूंज उठी। जी, रक्षक वो, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़के से निपटना आसान नहीं है। अध्याय 248, छिपा हुआ शीर्षक 3। धमाका धमाका।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चौक के चारों ओर पेड़ों की चोटियों से काला कोहरा फूट पड़ा और दर्जनों छायाएं दिखाई दी जो भीड़ को घेर रही थीं। घटनाओं के अचानक मोड़ ने सभी को चौंका दिया और वे घबराहट में इधर उधर देखने लगे। वे सभी डू किंग और डू सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लानत है। इतने शक्तिशाली लोग जिया मा साम्राज्य में कब आए? जिया जिंगतियान का चेहरा अब शांत नहीं था, उसकी पुरानी विशेषताएं अनियंत्रित रूप से सिकुड़ रही थीं। हाई बोडोन का चेहरा भी बहुत बेहतर नहीं था। ऐसा लगता है कि वे हमें छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। हमारे जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार रहो। ... जब जियाओ मिंग ने दो रक्षकों के बीच बातचीत सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसने इस जगह पर उनमें से दो की उपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। उसने हमेशा माना था कि वहां केवल एक ही है। ऐसा भी लग रहा था जैसे वे पहले से ही उसके बारे में जानते थे। इस बार उसने थोड़ी सी गलती की थी। हालांकि दो रक्षक तो सिर्फ दो रक्षक थे, वह फिर भी उन्हें संभाल सकता था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने ये सोचा, रक्षक जुबान ने तुरंत चिल्लाया, सभी आत्मा दूतों सुनो, 10,000 आत्मा निगलने वाली संरचना बनाओ। चिल्लाने की आवाज पर आकाश अचानक पेड़ों के ऊपर काली आकृतियों के शरीर से निकलने वाले काले कोहरे से भर गया। कोहरे ने तेजी से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को घेर लिया और काले कोहरे जैसे पदार्थों के कई घूमते हुए समूह ऊपर उठे और मंडराते हुए एक हल्की चमक उत्सर्जित करते हुए उग्रलाल आंखों वाली प्रेत आत्माएं दुष्ट आत्माओं की तरह फूट पड़ी, एक ठंडी और खून जमा देने वाली चीख निकालते हुए जिया मा साम्राज्य और जियाओ मिंग के शक्तिशाली व्यक्तियों पर एक चौतरफा हमला शुरू कर दिया। जैसे ही उसने भटकती आत्माओं की भीड़ को देखा, हाल ही में आए रक्षक जुबान ने एक पागल हंसी निकाली। जियो मिंग, मुझे पता है कि तुम में असाधारण युद्ध कौशल है, क्योंकि तुम ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर को हराने में सक्षम थे, जिनके पास डू पूर्वजों की युद्ध शक्ति थी, जबकि तुम केवल डू सम्राट क्षेत्र में थे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष आश्चर्य तैयार किया है। ये वे आत्माएं हैं जिन्हें मैंने लंबे समय में सफलतापूर्वक इकट्ठा किया है, और वे जो गठन बनाती हैं वह तुम्हारे योग्य है। जी, आनंद लो। मिस्टी क्लाउड माउंटेन पर अनगिनत ऊंची ऊंची तीखी चीखें गूंजती रहीं, घनी आत्माएं काले कोहरे में प्रवेश करती और बाहर निकलती रहीं, जैसे रात में छिपी बुरी आत्माएं। अंधेरे में उनकी रक्तलाल आंखें असाधारण रूप से भयानक लग रही थीं। जिया मा साम्राज्य के विशेषज्ञों ने आकाश में घने काले बादलों को गंभीर आंखों से देखा। उनके सिर के अंदर अनगिनत आत्माओं को देखकर उनके सिर के बाल सुन्न हो गए। ये कमजोर व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए जल्दी से अपने डुक्यूई को बुलाया। जैसे ही आत्माएं भेड़ियों के झुंड की तरह उन पर उतरने लगी, विशेषज्ञों ने अपने डुक्यूई को छोड़ दिया, अपने तीखे ब्लेडों को एक शक्तिशाली बल के साथ भर दिया जिसने संपर्क में आने पर आत्माओं को अलग कर दिया। संप्रदाय का सुरक्षात्मक गठन बहुत पहले ही टूट चुका था और कई शिष्य अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। अचानक एक दयनीय चीख सुनाई दी, क्योंकि हेकियान नामक एक डू किंग पावर हाउस को मार दिया गया था और उसकी आत्मा को सीधे निकाल लिया गया था, और तुरंत उसके आत्मा शरीर ने काले कोहरे के प्रभाव में अन्य विशेषज्ञों पर हमला करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस डू किंग की इतनी जल्दी मृत्यु का कारण दो हॉल ऑफ सोल प्रोटेक्टर्स द्वारा लाए गए आत्मा दूतों के कारण था। भव्य गठन को बनाए रखने वाले कुछ लोगों के अलावा उनमें से अधिकांश जिया मा साम्राज्य के विशेषज्ञों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए गठन में भाग गए। क्योंकि वास्तव में इस बार प्रतियोगिता का निरीक्षण करने के लिए बहुत से जिया मा साम्राज्य विशेषज्ञ नहीं आए थे, इसलिए डू किंग क्षेत्र से ऊपर के प्रत्येक को एक ही साधना क्षेत्र में कई आत्मा शरीरों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से ध्यान का केंद्र मेडुसा और जिया जिंगतियान जैसे शीर्ष डू सम्राट अस्तित्व पर था। उनमें से सांप लोगों की जनजाति का ग्रैंड कमांडर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था, संभवतः उसकी बदसूरत उपस्थिति के कारण, और 6 डू सम्राटों द्वारा सीधे निशाना बनाया गया था। उन्होंने उसे कुछ ही चालों में आसानी से मार गिराया और उसका आत्मा शरीर विरोधी पक्ष में शामिल हो गया। स्नैक पीपल जनजाति के ग्रैंड कमांडर की मौत ने मेडुसा के चेहरे को ठंडा कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, जिया जिंगतियान उसके बगल में प्रकट हुई और उसने आत्मा दूतों में से एक को मार गिराया। रानी मेडुसा, अब हमारा एकमात्र विकल्प एक दूसरे का समर्थन करना और जियाओ मिंग के करीब जाना है, अन्यथा हम जल्द या बाद में नष्ट हो जाएंगे, जिया जिंगतियान ने आग्रह किया। ये सुनकर मेडुसा थोड़ा हिचकिचाई, फिर एक युद्ध समूह की ओर देखा जहां जियान दो डू सम्राटों से जमकर लड़ रहा था। सहमत, उसकी आंखों में चिंता की एक झलक झलक उठी। बिना किसी देरी के उसने जियान की ओर इशारा किया और कहा, चलो उसके पास चलते हैं। जरूर। स्वाभाविक रूप से जिया जिंगतियान को इससे कोई समस्या नहीं थी, इसके बजाय वह ऐसा करने के लिए उत्सुक था। तुरंत वे दोनों अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े और जल्द ही जियान के पास पहुंच गए, जहां हाई बोडोंग भी उनके साथ शामिल हो गया। आत्मा दूत जिन्होंने ग्रैंड कमांडर से निपटा था, आत्मविश्वास हासिल करते हुए सीधे जियाओ मिंग की ओर बढ़े। दो आकस्मिक वार के साथ जियाओ मिंग ने उन्हें आसानी से कुचल दिया और उसका शरीर आग की लपटों में फट गया, जिससे उसके पास आने वाले सभी आत्मा शरीर जल गए।
फिर वह काले बादलों को देखने के लिए मुड़ा, आसमान में देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी गहरी दृष्टि से वह काले कोहरे के भीतर छिपी अनगिनत आत्माओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उनकी विशाल संख्या ने उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। 10,000 आत्मा निगलने वाले गठन के लिए बहुत बड़ी संख्या में आत्माओं की आवश्यकता थी और ऐसा लग रहा था कि वर्तमान रक्षक जुबान अभी तक इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकता था। उन्होंने अभी तक ठीक से लड़ाई शुरू भी नहीं की थी, लेकिन इस तरह के गठन का इस्तेमाल दूसरे पक्ष द्वारा पहले ही किया जा चुका था। जियाओ मिंग ने फिर जियामा साम्राज्य के विशेषज्ञों को देखने के लिए मुड़कर देखा, जो इस छोटी सी अवधि में पहले ही मारे जा चुके थे या घायल हो चुके थे। साथ ही जियान जो लड़ रहा था। भौहें सिकोड़ते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ। वरिष्ठ लाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप बाहर आएं। आपको मुझसे क्या करवाना है, जियाओ मिंग? याओ तियान हुओ जियाओ मिंग के हाथ में स्टोरेज रिंग से बाहर निकल आया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ तैर गया। हाँ, क्या वाकई कोई और आत्मा शरीर है? इस आत्मा की दृढ़ता की डिग्री को देखते हुए, हालांकि यह याओ चेन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसका साधना स्तर कम नहीं होना चाहिए था। कितना भाग्यशाली दिन है। जी। रक्षक जुबान की लाल आंखें सीधे याओ तियान हुओ को देखती हैं और वह एक भयावह मुस्कान के साथ कहता है। हालांकि उसने इस बारे में सोचा, लेकिन प्रोटेक्टर जुबान ने कोई जल्दबाजी नहीं की और सतर्क रहा। वरिष्ठ याओ, मैं आपको ग्रैंड फॉर्मेशन के अंदर उन आत्मा दूतों की देखभाल करने दूंगा। कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैंने हॉल ऑफ सोल्स के इस 10,000 आत्मा निकलने वाले फॉर्मेशन को पहले भी देखा है। भीतर से निकलने वाले आत्मा शरीर केवल भोजन है, और हर बार जब एक आत्मा शरीर मारा जाता है तो शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति काले बादल द्वारा अवशोषित हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति की बढ़ती मात्रा के एकत्र होने के साथ दसियों भयंकर आत्मा शरीरों से बनने वाली एक भयंकर आत्मा बादल की परत में दिखाई देगी। ये भयंकर आत्मा इस गठन का उद्देश्य है, और तब तक दूसरी तरफ एक और पूर्वज शक्ति होगी। अगर मैं हमला करता हूं तो मैं आत्मा शरीरों को प्रभावित करने से बच नहीं पाऊंगा, और भयंकर आत्मा पहले भी दिखाई देगी। क्या आपको यकीन है कि कोई समस्या नहीं है? याओ तियान हुओ को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे जियाओ मिंग को याद दिलाने की जरूरत महसूस हुई। कोई समस्या नहीं है, जियाओ मिंग ने बेपरवाही से कहा। उसने बहुत पहले ही इस गठन की संदिग्ध प्रकृति को देख लिया था। उन आत्मा दूतों ने केवल 2 आत्मा या उससे ऊपर की उपस्थिति को महसूस किया, इसलिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उन कमजोर शिष्यों पर, जो कोई भी विश्वास कर सकता है, बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। और हर बार जब इन शिष्यों के साथ साथ विशेषज्ञों ने एक आत्मा शरीर को मार डाला तो आध्यात्मिक शक्ति का एक टुकड़ा आकाश में काले बादल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जाहिर है, ये गठन जितना लगता था उससे कहीं ज्यादा जटिल था। वैसे बाद में जियामा साम्राज्य के विशेषज्ञों का ख्याल रखना याद रखना। कोई बात नहीं, उन्हें भी एक अवांछित आपदा का सामना करना पड़ा। ओह, और इस यून शान को भी अपने साथ ले जाओ, जियाओ मिंग ने निर्देश दिया। फिर वह जियाओ यी जियान की ओर मुड़ा और कहा, जियान जियान के पास जाओ। लेकिन उन दोनों का क्या? जियाओ यी जियान ने असुरक्षित महसूस करते हुए पूछा। वह अपनी बहन के बारे में चिंतित थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि जियाओ मिंग खुद को खतरे में डाले। उन्हें मेरे पास छोड़ दो। यदि भयंकर आत्मा प्रकट होती है तो आपको बस दूसरे पक्ष को रोकना होगा और किसी भी समय जियान की रक्षा के लिए अपने कुछ कार्ड रखने होंगे। जियो मिंग ने तुरंत एक ज्वलंत लाल छाया में बदलते हुए दोनों रक्षकों की ओर दौड़ते हुए कहा। अध्याय 249 छिपा हुआ शीर्षक 4। ये देखकर कि जियो मिंग ने उन दोनों पर अकेले हमला करने की हिम्मत की, प्रोटेक्टर वो और प्रोटेक्टर जुबान ने उपहास किया। उनके शरीर के चारों ओर जंजीरें उभर आईं, जहरीले सांपों की तरह जियो मिंग की ओर झपटे, और उसी समय वे दोनों नजरों से ओझल हो गए। बेटे, तुम जीवन या मृत्यु को नहीं जानते, तुम यहाँ अकेले कैसे आए? चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो हम तुम्हें ये देंगे। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, सिर्फ तुम दोनों के साथ। अपने होठों पर उपहास के साथ जियो मिंग ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे आसपास के डुक्यूई और लपटें एक साथ उठने लगीं। उसके मुक्के का आकार एक सैंडबैग जैसा था, जिससे शॉकवेव पैदा हुई जो अद्वितीय बल के साथ अंतरिक्ष में लहरें मार रही थी। प्रभाव के साथ तीव्र हवा का झोंका आया, जो क्रूर बल के साथ प्रहार कर रहा था। धमाका! जहां उसकी मुट्ठी लगी वहां एक काली छाया दिखाई दी। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे ऊर्जा की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे आकाश में गड़गड़ाहट जैसी दबी हुई आवाजें पैदा हुईं। काली छाया प्रभाव का सामना नहीं कर सकी और पीछे की ओर उड़ गई। पलटकर जियाओ मिंग ने एक तीखी टक्कर की आवाज के साथ एक चाबुक मारा, और एक और काली छाया पीछे की ओर धकेल दी गई। शिंक शिंक! तीनों आकृतियां एक बार फिर आकाश में गायब हो गईं, लेकिन कुछ ही क्षणों में 100 मीटर दूर फिर से प्रकट हुईं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, आकाश से गड़गड़ाहट की गर्जना और उनकी आकृतियों की चमक हवा में भर गई। हर बार जब वे दिखाई दी तो उनके शक्तिशाली टकरावों ने विस्फोट पैदा किए, जिससे धरती हिल गई और नीचे रहने वाले लोग डर से कांप उठे। काले बादल ऊपर की ओर घूम रहे थे, जिससे एक अशुभ वातावरण बन रहा था।
कभी कभी जब ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता था तो काले बादलों की मोटी परत थोड़ी देर के लिए खुल जाती थी, जिससे धूप की एक किरण अंधेरे में घुस जाती थी। हालांकि सूरज की रोशनी भी नीचे चल रही भीषण लड़ाई में गर्मी लाने में विफल रही। जबकि जियाओ मिंग हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर्स के खिलाफ आकाश में लड़ रहा था। उसके जाने के बाद याओ तियानहुओ ने अपनी हथेली हिलाई और उसकी 5 उंगलियों में से एक छोटी सी लौ निकली और उसकी आत्मा शक्ति के संचार के तहत वह जोर से फूट पड़ी। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक। एक पल में 5 लपटें बदल गईं और 5 अग्नि आत्माओं भेड़िया, तेंदुआ, शेर, बाघ और ड्रैगन में विलीन हो गईं, जिनमें से प्रत्येक का आकार 15 मीटर से कम नहीं था, जो शक्तिशाली तरीके से आकाश की ओर दहाड़ रहा था और एक धधकती, दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये 5 लपटें सभी जानवरों की लपटें थीं जिन्हें जियाओ मिंग ने उसके लिए तैयार किया था। याओ तियानहुओ अपनी प्रसिद्ध तकनीक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक में सबसे कुशल था और अपनी वर्तमान आत्मा अवस्था में भी अपनी लौ नियंत्रण उपलब्धि के साथ वह कई जानवरों की लपटों को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। अपने हाथ में एक मुहर बनाकर 5 अग्नि आत्माओं ने सभी दिशाओं में हमला किया, जहां से वे गुजरे, आकाश के 100 मीटर के दायरे में सभी काले कोहरे को बिखेर दिया और खुद को एक पंचकोणीय आकार में व्यवस्थित किया। उसी समय पूरी तरह से अलग अलग रंगों के 5 अग्नि स्तंभ उनके मुंह से निकले और सीधे एक दूसरे के शरीर की ओर बढ़े, जिससे प्रकाश का एक आदर्श पंचकोणीय आकार बन गया। जैसे ही अग्नि के स्तंभ उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, 5 अग्नि आत्माएं भी एक शानदार चमक के साथ फूट पड़ती हैं। आत्माओं से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और हवा में आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे एक जटिल और पेचीदा पैटर्न बनता है। प्रकाश किरणों के क्रॉसिंग ने थोड़े समय में आकाश में एक बहुत ही जटिल चमकदार मैट्रिक्स का निर्माण किया। 5 प्रकार की पशु लपटें, जिनमें से प्रत्येक 5वीं और 6ठी रैंक पर थी, अस्थायी रूप से आग के चमत्कारिक आवरण में विलीन हो गईं और उत्सर्जित विनाशकारी आभा ने लोगों को एक भयानक सनसनी का एहसास कराया। आकाश भस्म करने वाली लपटें। आग के पर्दे के नीचे 5 रंगों में उलझी हुई शानदार लपटें लगातार उभरीं और आग का एक विशाल समुद्र बन गया जो गठन के भीतर आत्मा दूतों की ओर बढ़ रहा था। इस प्रक्रिया में यह अज्ञात था कि रक्षक जुबान द्वारा छोड़े गए कितने आत्मा शरीर भस्म हो गए थे, जबकि लपटें जमीन पर जियामा साम्राज्य के लोगों से बचती थी, इसलिए याओ तियानहुओ के लपटों पर नियंत्रण के कारण वे मूल रूप से हानिरहित थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कोहरे के 2 काले धब्बे पीछे की ओर उड़ गए और जब कोहरा छट गया तो उनकी आकृतियां स्पष्ट हो गईं और 2 हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर्स की आकृतियां धुंधली सी उभर आईं। धिक्कार है, इस जियाओ मिंग से निपटना आसान नहीं है। प्रोटेक्टर जुबान की आवाज़ थोड़ी कांप उठी। हॉल ऑफ सोल्स के प्रोटेक्टर्स सभी आत्मा शरीर थे और अभी की लड़ाई में जियाओ मिंग ने एक तरह की स्वर्गीय ज्वाला का इस्तेमाल किया था जो आत्मा को जला सकती थी, जो उनके लिए बहुत प्रतिबंधात्मक थी। इसलिए हालांकि उन्होंने और प्रोटेक्टर वू ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, फिर भी उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आईं। प्रोटेक्टर वू को भी बहुत असहज महसूस हुआ। किसी को पता होना चाहिए कि वह एक अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर, एक 5 सितारा डू पूर्वज था। पहले प्रोटेक्टर जुबान ने उसे सावधान रहने के लिए कहा था और उसे कारण समझ में नहीं आया था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया। यह जियाओ मिंग सिर्फ एक सितारा डू पूर्वज था, लेकिन उसने वास्तव में उसके और रक्षक जुबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें इतनी जोर से मारा कि उसे लगा कि वह खून की उल्टी करने वाला है। अरे यार, रक्षक जुबान, क्या तुम्हारी भयंकर आत्मा अभी तक बनी है? इसे जल्दी से बुलाओ और चलो मिलकर उसे घेर लें। ठीक है, हाँ, लेकिन इसे रोक दिया गया है। रक्षक जुबान के स्वर में लाचारी झलक रही थी। कुछ ही दूरी पर जियाओ जियान ने अपने शरीर के चारों ओर डू क्यूई को इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि वह भयंकर आत्मा के खिलाफ लड़ रही थी। भाड़ में जाओ, क्या तुम दोनों आपस में बड़बड़ाना बंद कर चुके हो? अब तुम्हें परलोक भेजने का समय आ गया है। जियाओ मिंग ने अपने शरीर के चारों ओर घूम रहे डू क्यूई को एक पल के लिए शांत किया, फिर उसके हाथों ने भयंकर रूप से मुहरें बनाना शुरू कर दिया। आकाश अग्नि 3 रहस्यमय परिवर्तन, गिरे हुए हृदय का परिवर्तन। जैसे ही जियाओ मिंग के शब्द गिरे, उसकी आभा तेजी से बढ़ी और केवल तभी रुकी जब वह 3 सितारा डू पूर्वज के पास पहुंचा। जियाओ मिंग को देखकर, जिसकी आभा आसमान छू रही थी, रक्षक जुबान और रक्षक वू के चेहरे काफी बदल गए। हे भगवान, इस बदमाश ने अपने एक सितारा डू पूर्वज के साथ उन्हें पीटा था, जिससे वे घायल हो गए थे, और अब एक 3 सितारा डू पूर्वज होने के नाते क्या वह उनसे आसानी से नहीं निपटेगा? डू पूर्वज क्षेत्र में प्रत्येक तारे के बीच एक बड़ा अंतर था। रक्षक जुबान, गुप्त तकनीक का उपयोग करें। रक्षक वू ने तत्काल आदेश दिया, ये जानते हुए कि उनके पास विकल्प समाप्त हो रहे थे। मैंने अपनी सभी आत्मा शरीरों को मुक्त करने और भयंकर आत्मा बनाने के लिए उपयोग करने के लिए दे दिया है। रक्षक जुबान की आवाज़ कर्कश थी, क्योंकि आत्माओं के हॉल की सभी गुप्त तकनीकें आत्माओं से बनाई गई थीं। आपके पास और कुछ नहीं है? फिर उसने उत्सुकता से पूछा। तुमने कहा था कि तुम एक संरचना बनाना चाहते हो, क्या मैंने तुम्हें अपनी सभी आत्मा शरीर उधार नहीं दिए? रक्षक वू ने अपने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। अभी मेरे पास केवल याओ चेन की आत्मा शरीर है।
याओ चेन की आत्मा शरीर उसका श्रेय लेने और अपनी ताकत बढ़ाने की उसकी आशा थी। वह उसे ऐसे ही निगल नहीं सकता था। जियो मिंग को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आत्मा शरीर की खोज करने के लिए उनका इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह सीधे लाल चमक में बदल गया और उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। हाओ रान गैंग यान तलवार। उसने दहाड़ते हुए 3 मीटर लंबी 2 लाल तलवार क्यूई को छोड़ा और सीधे उनके सिर की ओर बढ़ गया। प्रोटेक्टर वू ने बड़ी मेहनत से बचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन प्रोटेक्टर जुवान की किस्मत अच्छी नहीं थी और प्रोटेक्टर वू की नज़रों के सामने लंबी लाल तलवार क्यूई ने कमज़ोर प्रोटेक्टर जुवान को छेद दिया, जिसके बाद अदृश्य लपटों की एक लहर उठी। एक दयनीय चीख के साथ प्रोटेक्टर जुवान सीधे कोहरे में बदल गया और दुनिया से गायब हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर प्रोटेक्टर वू का दिल धड़क उठा। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। एक आत्मा शरीर बाहर निकला और तुरंत उसके हाथ अजीब और जटिल हाथ मोहरों में चले गए और एक पल बाद एक तेज चीख अचानक आकाश में गूंज उठी। 9-100 आत्मा भक्षक। जैसे ही चीखने वाली चीख निकली, रक्षक वो के शरीर से अचानक एक अजीब काला कोहरा निकला, जिसने याओ लाओ के पूरे आत्मा शरीर को ढक दिया और तुरंत एक चबाने की आवाज़ धीरे धीरे काले कोहरे से फैल गई। काले कोहरे का उतार चढ़ाव लगातार हिंसक होता गया और अंत में यह एक बर्तन की तरह उबलने लगा। लगातार आसमान की ओर काले घेरे उगलता रहा। काले घेरे उगलने के कुछ पल बाद काला कोहरा तेजी से सिकुड़ने लगा। अंत में काले कवच में लिपटी एक आकृति जियाओ मिंग की निगाह में दिखाई दी। काला कवच काला था और इसकी सामग्री अज्ञात थी, अजीब पैटर्न से ढकी हुई थी। ध्यान से देखने पर यह एक गंभीर चेहरे वाला सिर पैटर्न निकला और करीब से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में याओ लाओ का सिर था। जब प्रोटेक्टर वो फिर से प्रकट हुआ तो एक भयानक ठंडी आभा, जो पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी, धीरे धीरे फैल गई और अंत में पूरे मिस्टी क्लाउड माउंटेन को घेर लिया। हालांकि मैंने याओ चेन की आत्मा को निगलने से बहुत कुछ खो दिया है। हॉल चीफ को स्वर्गीय लपटों की पेशकश करके, साथ ही एक डू वेनेरेट आत्मा शरीर और 3 डू पूर्वजों। इनाम बहुत बुरा नहीं होगा। जी। अध्याय 250 पर्दा गिरता है। जी, मर जाओ। प्रोटेक्टर वू ने जियाओ मिंग पर झपट्टा मारते हुए भयानक हंसी उड़ाई। इस समय उसका क्षेत्र 6 सितारा डू पूर्वज या उससे भी ऊपर तक बढ़ गया था। सच कहा जाए तो डू पूर्वज क्षेत्र में सितारों में अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। एक डू पूर्वज के रूप में जियाओ मिंग अपने जैसे ही सितारे में एक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने से नहीं डरेगा, लेकिन वह अब अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत सारे सितारों को पार नहीं कर सकता था जैसा कि वह पहले करता था। भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्टर वू और प्रोटेक्टर जुबान से लड़ना पहले इतना आसान नहीं था। इसलिए प्रोटेक्टर वू को देखकर जियाओ मिंग को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। प्रोटेक्टर वू और जियाओ मिंग के बीच हवा में कुछ टकरावों के बाद अंतरिक्ष में हलचल मच गई और लहरें उठने लगीं। जी। यह महसूस करते हुए कि जियो मिंग के खिलाफ लड़ाई में उसका पलड़ा भारी है, प्रोटेक्टर वू ने विजयी हंसी निकाली। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसका शरीर अचानक गुब्बारे की तरह फैल गया। जियो मिंग, जिसने अभी अभी एक चाल को रोका था, प्रोटेक्टर वू के फैलते हुए शरीर को घूरता रहा और उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। ये चिलिंग बोन फ्लेम की आभा है, लेकिन यह इतनी उन्मत्त क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये खुद को नष्ट करने वाली है? सबसे बुरे डर से जियो मिंग जल्दी से मुड़ा और भागने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रोटेक्टर वू ने डरकर चिल्लाया। इस समय उसे जियो मिंग के भागने की कोई परवाह नहीं थी। उसके शरीर के अंदर अंगूठे के आकार की एक सफ़ेद लौ उठी। लेकिन ये कैसे संभव था? उसने चिलिंग बोन फ्लेम को शांत करने के लिए याओ लाओ की आत्मा शक्ति का उपयोग किया था। फिर भी यह आत्मा विनाश क्यों करेगा? क्या उस बूढ़े बूढ़े याओ चेन ने कुछ किया था? रक्षक वो असमंजस में था। धमाका। अंत में उसे कोई उत्तर नहीं मिल पाया। जब उसका शरीर एक निश्चित स्तर तक फूल गया तो वह एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसकी गूंज मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी। इस समय मिस्टी क्लाउड माउंटेन की चोटी ज्वालामुखी की तरह फट गई। आत्मा शक्ति के साथ मिश्रित धधकती सफ़ेद लपटें ज्वाला की लहरों में बदल गईं, जो एक गोलाकार चाप में फैल गईं। मिस्टी क्लाउड माउंटेन हिंसक रूप से हिल गया और पहाड़ के किनारे एक बड़ी दरार फैल गई। चट्टानें लुढ़क गईं और पेड़ जल गए, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया। बढ़ती लपटों ने मिस्टी क्लाउड माउंटेन की चोटी पर एक विशाल मशरूम के आकार का बादल पैदा कर दिया, जो सैकड़ों मील दूर से दिखाई दे रहा था। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के 100 मील के दायरे में अनगिनत लोग अविश्वसनीय भावों के साथ इस तमाशे को देख रहे थे। इतनी दूरी पर भी तापमान में अचानक वृद्धि महसूस की जा सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लपटें धीरे धीरे कम होती गईं और एक बार फिर से तेज धूप दिखाई देने लगी। पहले आसमान को ढकने वाला काला पर्दा तीव्र लपटों से दूर हो गया। जब धुआं और धूल छंट गई तो विशाल चौक भूकंप का केंद्र प्रतीत हुआ, जिसमें सभी दिशाओं में दरारें फैल गईं और मूल रूप से भव्य हॉल लगभग आधे में बिखर गया।
चौक के बाहर आसपास के कुछ घर और हॉल मलबे में बदल गए थे और चौक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की निरंतर चीख पुकार से भर गया था। बेशक एक स्वर्गीय ज्वाला और एक डू पूर्वज के आत्म विनाश के बीच सम्मिलन के कारण होने वाली विनाश की शक्ति कुछ टूटी हुई इमारतों तक सीमित नहीं होगी। अगर हवा में विशाल कटोरे के आकार की ऊर्जा ढाल न होती तो विस्फोट बहुत अधिक विनाश का कारण बनता। ऊर्जा ढाल ने मिस्टी क्लाउड पर्वत की पूरी चोटी को घेर लिया, लेकिन फिर भी विस्फोट से बची हुई ऊर्जा ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। आदरणीय तियान हुओ ही ऊर्जा ढाल पकड़े हुए थे। इस समय उनकी आत्मा फिर से कुछ हद तक भ्रामक हो गई थी। ये दर्शाता है कि विस्फोट से निपटना आसान नहीं था। जब गर्मी की लहर खत्म हो गई तो आदरणीय तियान हुओ की निगाह विस्फोट के केंद्र पर टिकी हुई थी। वह उस जगह से कुछ दूरी पर था जहां जियाओ मिंग और प्रोटेक्टर वू ने लड़ाई की थी, और उसने जो प्रभाव अभी देखा था वह केवल झटके थे। इसलिए वह जियाओ मिंग के साथ स्थिति को नहीं जानता था जो विस्फोट के केंद्र में था। ... थोड़ी देर बाद जियाओ मिंग की आकृति सभी की नज़रों में आ गई। उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर पर फटे जले हुए सफ़ेद कपड़े थे। खांसी, सौभाग्य से मैं तेजी से भागा, जियाओ मिंग ने अपने सिर से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने पहले ही कुछ गलत देख लिया था और चिलिंग बोन फ्लेम के फटने से पहले भाग गया, अन्यथा वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था या मर नहीं सकता था। फिर भी वह अभी भी थोड़ा घायल था और ठीक महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि वह विस्फोट से पूरी तरह बचने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं भागा था। हालांकि प्रोटेक्टर वू की मृत्यु के साथ मिस्टी क्लाउड सेक्ट का मामला आखिरकार समाप्त हो गया था, भले ही यह अप्रत्याशित घटनाओं के साथ समाप्त हुआ हो। आदरणीय तियान हुओ, जियान और कुछ अन्य लोग जो जियाओ मिंग को अच्छी तरह से जानते थे उसे देखने के लिए दौड़े क्योंकि वह जमीन पर गिरा था। जियाओ मिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई गंभीर चोट लगी है? जियान ने चिंता से पूछा। उसके छोटे हाथ उसके शरीर को टटोल रहे थे। मैं ठीक हूँ, जियो मिंग ने मेडुसा को देखते हुए जवाब दिया जो जियान के पीछे खड़ी थी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक हीलिंग पिल निकाली और उसे निगल लिया और फिर अपना ध्यान वेनेरेबल तियान हुओ की ओर लगाया। सीनियर याओ, क्या आपको भयंकर आत्मा में कोई दिलचस्पी है? अगर नहीं तो मैं उसे खत्म करने के लिए जियान र की मदद करूंगा। पहले हुए विस्फोट ने जियो जियान और भयंकर आत्मा के बीच लड़ाई को कुछ समय के लिए प्रभावित किया था, लेकिन अब लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। बेशक मुझे दिलचस्पी है। सच कहूं तो मेरे पास इस तरह की भयंकर आत्मा के लिए तकनीकों का एक अनूठा सेट है। विस्फोट के दौरान मेरी आत्मा काफ़ी भस्म हो गई थी और यह भयंकर आत्मा मुझे मेरी बहुत सारी ताकत बहाल करने में मदद करेगी। हालांकि वह चीज़ दुष्ट और असामान्य है, इसलिए मैं समय आने पर आपकी स्वर्गीय लॉ उधार लेना चाहूँगा, वेनेरेबल तियान हुओ ने समझाया। स्वाभाविक रूप से मैं इसे आपको उधार दूंगा। जियो मिंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जियो मिंग की सहमति देखकर आदरणीय तियान हुओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ जियो मिंग के हाथ से स्टोरेज रिंग ली और सीधे उस क्षेत्र की ओर उड़ गया जहां जियोई जियान और भयंकर आत्मा लड़ रहे थे। आदरणीय तियान हुओ के पास भयंकर आत्माओं के खिलाफ तकनीकों का एक अनूठा सेट था, इसलिए इस एक के हाथों में बहुत कम विरोध था। जियाओ मिंग ने अपनी नज़र युन युन की ओर घुमाई जो उसके पास आ गया था। इस समय युन युन का चेहरा बहुत खुशनुमा नहीं था। अभी अभी की लड़ाई के बाद ये कहा जा सकता था कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन वह जियाओ मिंग से नाराज नहीं हो सकती थी जिसने ये दृश्य पैदा किया था। आखिरकार अजीब हंसी वाले उन शक्तिशाली लोगों को वास्तव में खुद ने ही आमंत्रित किया था, और अगर जियाओ मिंग ने आज कार्रवाई नहीं की तो जल्द या बाद में उसके मिस्टी क्लाउड सेक्ट को इन लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसके गुरु को भी धोखा दिया गया था और कहा जा सकता है कि वे उनके सामने असहाय थे। इस अर्थ में मिस्टी क्लाउड सेक्ट को उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसके अलावा जियाओ मिंग ने पहले भी युन शान की आत्मा को बचाया था। युन युन ने जल्दी से खुद को संभाला और अपने पीले चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खींची। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जियाओ मिंग, मेरे गुरु को पहले बचाने के लिए। जियो मिंग ने युन शान को दो कारणों से बचाया था। एक तो इसलिए कि जब उसने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जियोयान से परेशानी मोल लेने से रोका था तो वह थोड़ा अनुचित था, और दूसरा युन शान की आत्मा को प्रोटेक्टर वू के हाथों में पड़ने और उसके द्वारा खाए जाने से रोकने के लिए, जिससे प्रतिद्वंद्वी की ताकत आसमान छू जाए। दुर्भाग्य से ये देखकर कि उसका जीवन खतरे में था, प्रोटेक्टर वू घबरा गया और उसने याओ लाओ को भी खा लिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। अंत में प्रोटेक्टर वू ने आखिरकार वही काटा जो उसने बोया था और विचित्र रूप से मर गया। जब याओ लाओ की मृत्यु हुई तो जियो मिंग को दुख नहीं हुआ, उसे केवल थोड़ी दया आई। ये चिलिंग बोन फ्लेम के लिए दया की बात है।